हाउस द जोश, हाउस द जोश। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि जोश कैसा है, हाई है कि नहीं है? तो हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। और खासकर यार उनका तो जोश एटलीस्ट हाई होना ही चाहिए जिस इंसान ने डिसाइड किया था कि मुझे इस टाइम पर उठना है और अपना ये टाइम टेबल फॉलो करना है, और कल के दिन को ढंग से रिव्यू करके जो बैठा है उसका जोश तो बिल्कुल हाई होगा। आप में से कितने ऐसे असली फैमिली मेंबर हैं जो ये काम करके बैठे हैं जो मैंने अभी बोला है? यानी कि जिस टाइम आप लोगों ने डिसाइड किया है उसी टाइम पर आप लोग उठे हैं। आज का शेड्यूल पूरा आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है आप लोगों की टेबल पर कि भाई साहब ये पॉइंट हम लोग को फॉलो करने हैं। और इसी के साथ में आप बैठकर ये भी देखोगे पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद में कि क्या आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा है। तो ये काम आप लोग हमेशा कीजिए, ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग को डिसिप्लिन में लेकर आएंगी। तो 29 दिसंबर यार, मेरे तो बोलते बोलते भी ये लग रहा है कि मैंने कहा यार 29 हो गया, फिर 30 हो गया, ऐसा लग रहा है कि यार देखते देखते साल फिसल गया हाथों में से। पकड़ लो 2-3 दिन, इनका जूस निकाल लो जो 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब ये 3 दिन ना बिल्कुल निचोड़ देंगे इनको जो बचे हुए हैं। तो ऐसा करना, बिल्कुल शानदार तरीके से इनको यूटिलाइज करना, ताकि जिस दिन 1 तारीख हो लगे कि हाँ मस्त तरीके से यार नए साल में एंट्री करेंगे, और रोते रोते नहीं करेंगे, हंसते हंसते करेंगे, और नेक्स्ट साल को भी बिल्कुल जोश के साथ में शानदार तरीके से लेके चलेंगे। एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूँगा, हालांकि ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा। 2023 जो है ना, जो आने वाला है, ये बात गांठ बांध लेना, ये सबसे बेहतरीन साल आप लोगों का होने वाला है। रीज़न क्या है? 2024 में इलेक्शन भी है, तो जितनी वैकेंसी आने वाली है ना इस साल में, मुझे नहीं लगता है कि शायद आगे आप लोगों को जल्दी से 3-4 साल में कभी मिलने वाली है। तो कमर कसकर प्रॉपर अपना टाइम टेबल बनाकर शेड्यूल को प्रॉपर वे में फॉलो करो, अपनी प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं ना कि आप लोगों के अंदर जितनी जी जान है उसको लगा दो, और उसके बाद में पूरी उम्र जो है अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से एंजॉय करो। ना आप लोगों की टेंशन, ना घर वालों को टेंशन। आप लोगों के पीछे लग रहा था ना डंडा लेके कि पढ़ लो बेटा, कुछ कर लो, यार कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो वाली चीज़ें भी आप लोगों की भी खत्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी में ये काम जरूर करना, ये साल कम से कम डेडिकेशन के साथ में, बिल्कुल वो नहीं कहते कि झोंक दो इसके अंदर में अपने आप को, इसके अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद में फिर अपनी ज़िंदगी के नज़ारे देखना है यार आप लोग, एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो जैसा चला गया 22 ऐसे ही गया था 21, और ऐसे ही गया था 20, और ऐसे ही जाएगा 23। अभी लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर पर, लिखवा लो चाहे मेरे से कहीं। तो अपनी आदतें चेंज करना सीखो, छोटी छोटी आदतें हैं। सुबह को उठना, आप लोगों को क्या लगता है बहुत बड़ी आदत है ये अपने आप में देखा जाए तो आधे लोगों के लिए महाभारत है ये। जो आप लोग सुबह मॉर्निंग में उठ जा रहे हो ना, मॉर्निंग में सुबह उठ गए 6 बजे, 8 बजे तक करंट अफेयर खत्म हो गया यार। पूरा दिन आप लोगों की मुट्ठी में पड़ा हुआ है। सोचो आप लोग क्या क्या कर सकते हो पूरे दिन में। अभी यहाँ पर टाइम से उठ गए हो, टाइम से उठ के अपना काम निपटा लिया, और जो 4 बजे उठ गए हैं, 5 बजे उठ गए हैं, सोचो 6 बजे तक उठकर उन्होंने अपना एक्सरसाइज भी कर ली पहले, उसके बाद में अपना बैठ के अपना ये करंट अफेयर निपटा दिया, उसके बाद में दिन को लेकर चल रहे हैं। आप लोगों को लगता है वो बच्चा डिमोटिवेट होगा जो इस तरीके से अपना शेड्यूल लेकर चल रहा है? और जो उठी 8 बजे रहा है, उठने के बाद में फिर 9-10 बजे तक उसकी तैयारी हो रही है कि हाँ चलो आज कुछ देख लेते हैं, 10-11 बजे वो इंसान पढ़ने बैठ रहा है, 11-12 बजे शाम तक आते आते दिमाग जो हैवी होने लगता है, दुनिया भर की उल्टी सीधी हरकतें होने लगती है। और एक वो बच्चा जो सुबह 4 बजे उठ गया, 4-5 बजे तक अपना जो एक्सरसाइज निपटा ली सारे काम करके, और 6 से 8 बजे तक अपना करंट अफेयर निपटा के, सोचो 12 बजे तक कितना कुछ काम निपटा चुका होगा वो इंसान। तो कौन सा इंसान यहाँ पर मोटिवेट रहने वाला है पूरे दिन के लिए? कौन सा इंसान यहाँ पर अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर चलने वाला है? और कौन सा 100% एनर्जी के साथ में अपने हर एक काम को अंजाम पहुंचाने वाला है पूरे जोश के साथ में? ये आप लोग खुद बता दो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो यार ये चीज़ें जिस दिन आप लोगों ने सीख ली ना, और जिस दिन आप लोगों ने लाइफ में इंप्लीमेंट कर ली, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ टाइम आप लोगों को काम आने वाली है। मॉर्निंग में टाइम से उठने का शेड्यूल, एक्सरसाइज करने का शेड्यूल, गर्म पानी पीने का शेड्यूल, ये आप लोगों की बॉडी को भी अच्छा रखेगा, आप लोगों के माइंड को भी अच्छा रखेगा, और ये आप लोगों की प्रोग्रेस भी एक शानदार तरीके की देखने को मिलेगी। चाहे फिलहाल पढ़ाई के टाइम पे बोलो, चाहे आगे चलकर जहाँ जॉब कर रहे हो उसके टाइम पर बोलो, आप अलग ही नजर आओगे वहाँ पर। सबको सब पूछेंगे यार इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो? तो बोलना SLV फैमिली के मेंबर है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना है कि नहीं? तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि यार ये जो आदतें आप लोगों की बने ना अभी, ये पूरी जिंदगी आप लोगों के काम आएंगी। इस तरीके से चीज़ें लेके चलनी आप लोगों को। और क्योंकि मेरी जो बनाई है मेरे किसी टीचर ने बनाई थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि हालांकि टीचर बाद में आए थे, कुछ घर मेनली तो घर से निकल के आती है चीज़ें। मतलब मम्मी पापा सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है, गाँव से आता हूँ मैं निकल के, तो मम्मी सुबह उठ जाती हैं, दूध निकालना है, फलाना ढिमकाना, वो सारी चीज़ें। तो उस तरीके से फिर टीचर एक ऐसे आगे आगे चल के उन्होंने मतलब उन्होंने नेक्स्ट लेवल की चीज़ें कर दी। कभी स्टोरी मैंने हालांकि बताई थी, कभी फिर मौका लगेगा फिर बताऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में भी आए, ताउम्र आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाएगी। डिस्कशन तो इतना शानदार होगा कि चक्षु खुल जाएंगे भाई साहब एंड तक जब देखोगे। आज ना बहुत सारी जगह की मैं यात्रा करवाने वाला हूँ, ठीक है।
तो एक जगह की यात्रा करवाने के लगेंगे कुछ पैसे, वो मैं आप लोगों को आर्टिकल में ही बताऊंगा जब आप लोगों से पैसे लूंगा। मतलब क्या है, मतलब कि बहुत सारी जगह विजिट कराने वालों एज ए टूरिस्ट गाइड बनकर आप लोगों को तो अच्छे से एंजॉय करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, सुन के मजा आएगा। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ स्कीम्स भी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, कुछ आप लोगों की एनालिटिकल चीजें होंगी, आंसर राइटिंग होगा, सीसेट का बूस्टर होगा, मतलब क्या नहीं है इस वीडियो के अंदर में। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस डाइट। ये वो बैलेंस डाइट है जो आप लोग के करियर में बैलेंस बनाएगी। जैसे नहीं बैलेंस डाइट खा के शरीर बनता है, ये करियर बैलेंस बनाएगी। ओके, तो अच्छे से एंजॉय करते हुए चलना है। मैंने बोला था कि ये कोटेशन डिस्कस करूंगा, इसके जैसा नहीं बनना है। किसके जैसा नहीं बनना है, मेंढक को चाहे आप सिंहासन पर बैठा दो, वो उछलकर कीचड़ में ही जाकर जो है अपनी जिंदगी को एंजॉय करेगा। ठीक है, तो कुछ लोग भी वैसे ही होते हैं भाई साहब, आप लोगों के आसपास में उनको कितनी इज्जत दे लो, कितना ही उनके साथ में अच्छा ट्रीटमेंट कर लो, वो आप लोगों के साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उनका खुद का नेचर है। तो किसी और को सुधारना है, किसी और की लाइफ को आप लोगों को इंप्रूव करना है, ये आप लोगों का काम नहीं है। आप लोगों को अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है। किसी को लेकर कंसर्न हो, उसको दो चार बातें बताओ, इंप्लीमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो भाड़ में जाए। अपनी जिंदगी हम लोगों को इंप्रूव करनी है। जिस दिन आप लोगों की जिंदगी इंप्रूव होगी, सामने वाला आपको देखकर अपने आप अपनी जिंदगी इंप्रूव करने के बारे में सोचेगा। तो हमेशा हम 100% अपने ऊपर फोकस रखो, इससे आप लोगों की जिंदगी जो है बहुत ही प्रोडक्टिव होती है, आप लोगों की नजर आएगी। और कोई कुछ बोल रहा है, तुमसे नहीं होगा। किसी इंसान ने बोला, मुझे किसी इंसान ने बोला कि तुमसे ये काम नहीं होगा, ठीक है, उस इंसान ने किस वे में बोला मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान से कभी वो काम नहीं हुआ भाई साहब, तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा है आपसे वो काम नहीं होगा। पर लेकिन जो इंसान एक तरीके से कोई काम किए बैठा है और वो आप लोगों को बोल रहा है कि ये काम आप लोग कर सकते हैं, इसका मतलब उसने कर रखा है, तो वो पॉजिटिव वे में बोल रहा है। पर जिसने कर ही नहीं रखा है, जिससे खुद से नहीं हुआ, आप लोगों को बोल रहा है आपसे नहीं होगा, तो इसका मतलब आपको अपने साथ में वो कंपेयर कर रहा है। तो ऐसे इंसानों को इग्नोर करो। ये वो कमेंट है जो रेगुलरली आप लोग करते हो, सर ये होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा यार, करो तो सही, अपने बारे में पॉजिटिव सोचो तो सही। जिसने सोचा है उसने कमाल किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, भारत रत्न अवॉर्डी हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन कौन इनका नाम बताता है, फिर इनके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर में काफ़ी अच्छे से। आगे बढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डे के साथ में, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है आज ही के दिन। ये 10th गुरु थे। इनके फादर जी जो थे वो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9th गुरु थे। औरंगजेब के द्वारा एग्जीक्यूशन के बाद में इनको 9 साल की लगभग एज में जो है इनको सिख गुरु की जो बेसिकली एक पोजीशन मिली थी, जिसके बेस पे इन्होंने वो पोजीशन वो एक तरीके से इतनी बखूबी वो निभाई, इतने शानदार तरीके से इन्होंने चीज़ें जो हैं वो आगे लेकर चले। और एक इंसान की पर्सनैलिटी अगर आप लोग देखोगे, मतलब एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक वॉरियर, एक पोएट, एक फिलोसफर, उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से इंसान को जब इस तरीके से इतने सारी एक आप लोग उसके अंदर में क्वालिटी देखते हो, तो फिर इंसान नहीं एक भगवान बन जाते हैं फिर वो, इसीलिए लोग पूजना स्टार्ट कर देते हैं। खासकर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि मतलब कुछ डिफरेंस नहीं रह जाता। जैसे कृष्ण जी जो एक तरीके से वैसे तो बोले कि यशोदा के बच्चे थे, पर लेकिन उन्होंने जमीन पर आकर एक मानव का भेष लेकर जो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो इन रियलिटी वो भगवान ही होते हैं। तो लोग उनको फिर पूजना स्टार्ट करते हैं, तो उनसे सीख कर एक सोसाइटी को पवित्र सोसाइटी बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये 10th गुरु जो एक तरीके से आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं सिख कम्युनिटी में आप लोगों ने एक बात यार हमेशा सुनी होगी कि कुछ भी हो जाए, सिख कम्युनिटी जो है एक मेहनत करने वाली कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो दिल खुश कम्युनिटी आप लोग बोलो। और हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि इंसान खासकर जब गुरुद्वारे में जाता है, आप लोगों ने भी जाकर लंगर खाया होगा, मतलब कितना सुकून मिलता है वहाँ पर जाकर बैठो आप लोग, वहाँ पर चीज़ों को सुनो, एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग वहाँ पर निकल कर आती है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ वो देखने को मिलेगी कि नॉर्मली कहा जाता है कि सिख कम्युनिटी में रेयरली शायद ही कोई आप लोगों को इंसान जो है वो भीख मांगता हुआ नजर आया होगा। तो सबसे बेहतरीन बात ये बोले जाती है कि इतनी मेहनती कम्युनिटी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं दुनिया में, जो सिख कम्युनिटी है, जो कि एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली बात है। और दूसरी कम्युनिटी को भी यहाँ पर इनसे सीखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है कि लास्ट सिख गुरु कौन थे। ये 10th थे, लास्ट कौन थे वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आप लोग बोल सकते हैं। और एक तरीके से यहाँ पर इनके बारे में इतना कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी जो भी बार बार ये पूछते हैं कि सर इस लेक्चर की PDF कहाँ मिलेगी, तो टेलीग्राम पर जाना, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ पर इस लेक्चर की PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाती है। बस टेलीग्राम आप लोगों को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम बिल्कुल एक ऐसा ऐप है यार, जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप होता है, बिल्कुल ऐसे ही डाउनलोड करना है। और एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर 3 चैनल के थ्रू मिल जाता है।
स्टडी लवर वीर हो गया। इसी के साथ में जब आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर वीर तालियान पे जाना है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रेगुलरली अपने आंसर पोस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे का आंसर आप लोगों को रिव्यू करना है और फिर देखना आप लोगों की एक आंसर राइटिंग की कला कितने शानदार तरीके से आप लोगों को इंप्रूव होती हुई मिलती है। तीसरा एक बड़ा ही बेहतरीन ग्रुप है जो कि एक विकीपीडिया की तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगा, ये है एसएलवीपीडिया। यहाँ पर रेगुलरली आप लोगों को एक आर्टिकल भी पढ़ने के लिए देता हूँ, डेली एक वर्ड ऑफ द डे यहाँ पर रहता है, आप लोगों के लिए क्विज रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी आप लोगों के लिए लगती है हिंदी और इंग्लिश में, जो वोकेबलरी वगैरह जो होती है, मतलब बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों को चलते फिरते मोबाइल हाथ में है, खोल लो एक बार तो कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिल जाएंगी। तो ये ग्रुप आप लोग ऐसे विकीपीडिया के तौर पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, ये गाना किस किस ने सुना है? दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, ऐसा क्या बोल रहा हूं? अभी देखो हम लोग अपनी कंट्री के दो दिल को कनेक्ट करेंगे, मतलब गुजरात को नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करेंगे। ऐसा क्या बोल रहा हूं? अभी बात करेंगे क्या है। बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कुछ ऐसी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके, गाना क्या बोला मैंने? चुपके, क्योंकि ये टेंटेटिव है, सबके सामने खुल्लम खुल्ला नहीं मिल रहे हैं, मतलब आराम आराम से मिल रहे हैं, चुपके मिल रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है आराम आराम से बातें चल रही हैं। तो टेंटेटिव का मतलब क्या है कि कंफर्म नहीं है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है उसमें जब पूरा कैलेंडर तैयार करके वो रख देते हैं आप लोगों के सामने, उसके नीचे स्टार लगा के लिखते हैं छोटा सा कि ये डेट टेंटेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जब चाहें इनको चेंज कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अभी यहां पर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द हिंदू के द्वारा कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर किया गया, हमारे सारे जो मिनिस्टर हैं, नेता हैं, सब ने अपने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया। हाँ समझ रहा हूँ, थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ पर लेकिन जिस तरीके से डिस्कस करूंगा सारे गिले शिकवे दूर हो जाने हैं। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तसल्ली में डिस्कस करना था तो तसल्ली में करूंगा, क्वेश्चन के साथ में करूंगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में करूंगा, प्रैक्टिस के साथ में करूंगा, आंसर राइटिंग के साथ में करूंगा। अगर उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि झोपड़ी बनती है तो जरा सी देर में बन जाती है, महल को बनाने में टाइम लगता है। तो वही डायलॉग है यहाँ पर। अगर कोई भी आर्टिकल ढंग से चाहिए, तसल्ली में चाहिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में चाहिए और एक एक चीज इस तरीके से चाहिए कि एग्जाम में आओ तो एग्जामिनर को पढ़ा दो, तो भाई साहब थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। इंपॉर्टेंट है, छोड़ूंगा कुछ नहीं। ये वो टॉपिक होते हैं जो कि आप लोग एक कल्चर के साथ में भी कनेक्ट होते हैं। इस तरीके के टॉपिक जो होते हैं आप लोग की साख बढ़ाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। जब पता चलता है ना उस देश के अंदर में इतनी सारी कल्चर हेरिटेज साइट है, भाई साहब सामने वाले का ना नहीं दिल गदगद हो जाता है सुन के, ये देखो भाई साहब कितनी कल्चर हेरिटेज साइट ले बैठे हैं। तो हमारा तो देश ही यार कल्चर का बना हुआ है। नॉर्थ से ईस्ट में, साउथ से वेस्ट में कहीं चले जाओ मजा ही मजा है, उन्हें क्या मौजा ही मौजा। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर वडनगर टाउन, इसी के साथ में मोधेरा सन टेम्पल और नेक्स्ट यहाँ पर है यह उनाकोटी। तो ये अभी यूनेस्को की टेंटेटिव कल्चर हेरिटेज साइट के अंदर इनका नाम लिख दिया गया है। मतलब क्या है इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अभी हम लोग यहाँ पर टेंटेटिव तरीके से चल रहे हैं, जल्द ही इनको परमानेंट भी किया जा सकता है। मतलब प्रीलिम्स दे दिया है, ठीक है, मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, तब जाकर परमानेंट होने वाले हैं। तो कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी चीजें जस्ट स्टार्टिंग है कि हाँ प्रीलिम्स दे रहे हैं, उसके बाद में जब यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर होगा तो फिर मेंस होगा, और जब मेंस क्लियर होगा तो फिर इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट में नाम, और बस फिर क्या है, बन गए भाई साहब डीएम। ठीक है, तो वही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा कुछ बातें डिस्कस करूंगा। तो ये जीएस पेपर 1 जो कल्चर वाला पोर्शन है उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग गुजरात से आते हैं, साथ ही मतलब अगर आप लोग इन एरिया से आते हैं जैसे गुजरात और त्रिपुरा, मैंने बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट करूंगा, तो गुजरात को त्रिपुरा के साथ में कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, गुजरात को बाउंड्री के हिसाब से अगर आप लोग देखें, सबसे इधर आप लोग नॉर्थ में जाएंगे ये राजस्थान हो गया, थोड़ा सा नीचे आएंगे मध्य प्रदेश हो गया, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे ये महाराष्ट्र हो गया। तो 3 ऐसे राज्य हैं जो गुजरात के साथ में मतलब एक तरह से कनेक्ट हैं। अगर आप लोग जाएंगे किसके साथ में, त्रिपुरा के साथ में, तो त्रिपुरा के साथ में 2 राज्य हैं, एक आसाम हो गया और दूसरा मिजोरम हो गया। कोई भी न्यूज आया करे, इतनी आप लोग का उन्हें कहते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो, आप लोग का धर्म बनता है कि आप लोग जाकर उसको देखो। बीइंग ए स्टूडेंट आप लोग की ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग एनालिसिस करो। तो ये लोकेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां पर देखने को मिलेगी 2 गुजरात के अंदर से और एक हो गई त्रिपुरा के अंदर से। इनको टेंटेटिव लिस्ट में यहां पर डाल दिया गया है। ठीक है, अब कुछ इनके मैं आप लोग को पिक्चर भी दिखा दूं। वैसे तो आप लोगों के पास में टाइम नहीं होगा जाने का,
तो मैंने सोचा क्यों ना घर बैठे बैठे आप लोगों को शेयर करा दूं। तो ये है बेसिकली जो लोकेशन है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, ये है वडनगर वाली, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग को और भी दिखाऊंगा यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये ऊनाकोटी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर है, जैसे वडनगर यहाँ पर, ठीक है, इसी के साथ में ये वाला आप लोग ऊनाकोटी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये ऊपर वाला जो है सॉरी ये है बेसिकली सन टेम्पल जो मोधेरा वाला है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखने से आप लोगों को क्या फायदा रहता है, आप लोगों ने सर देखा होगा किसी इंसान का चेहरा यानी कि चखोटा, यानी कि थोड़ा सा और वर्ड बोलूं थोपड़ा अगर देख लो आप लोग एक बार, तो इंसान को थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हो। तो जब किसी टेम्पल की खूबसूरती आप लोग निहार रहे हो, आप लोग को एक बार को एग्जाम में बैठे हुए कोई पॉइंट आ गया कि यार सन टेम्पल कैसा कैसा सा दिखता था, याद सा नहीं आ रहा, और फिर बोलोगे अरे यार हमने तो देखी थी पिक्चर, सर ने दिखाए थे, तो आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इनको कनेक्ट कर पाओ, और जब भी क्वेश्चन वगैरह भी पूछे आप लोगों से तो आप लोग उनको आंसर भी कर सको। तो पढ़ने का मतलब क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी याद भी रहें, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठो तो उनको एंजॉय भी कर पाओ। इनके बारे में मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा और अच्छे से बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक और कुछ स्टैटिक, तो जैसा कि हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं सन टेम्पल के ऊपर में। तो सन टेम्पल जो आप लोगों को यहाँ पर ये गुजरात में देखने को मिल रहा है, मोधेरा के अंदर में एक पर्टिकुलर यहाँ पर रिवर। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप लोग चीज़ों को कवर करते हो ना, तो आप लोगों ने जैसे नाम पढ़ लिया, कई सारे बच्चे क्या करते हैं वो पढ़ते हैं बस अपना नाम पढ़ के छोड़ दिया। इन रियलिटी वो बैकग्राउंड में जाकर आप लोगों से पूछ लेंगे कि वहां पर रिवर थी क्या कोई, तो याद रखिएगा पुष्पावती रिवर आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। पुष्पा आई हेट टीयर्स, ठीक है, वही वाली बात है यहाँ पर। तो सन टेम्पल के बारे में कुछ और बातें मैं बताऊं। सन टेम्पल कश्मीर में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और उड़ीसा के अंदर भी आप लोगों को देखने को मिलता है। कश्मीर में जैसे आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग यहाँ पर देखते हैं मारतंड, और इसी के साथ में जो उड़ीसा के अंदर में कोणार्क। तो अगर मैच करने के लिए कल को आ जाए, क्योंकि सन टेम्पल आ गया है यहाँ का, पूछ लिया आप लोगों से कहीं और का, तो आप लोग बोलेंगे यार पढ़ाया तो वहाँ का था, आ गया यहाँ का, सर ने ना कराया नहीं ढंग से, तो ऐसे नहीं करते, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है चीज़ें। ये जो टेम्पल है ये बनाया गया था, काफ़ी पुराना है, बाबा आदम के ज़माने की चीज़ें हैं, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये 1026 से 27 जो सी में इसको बनाया गया इस ड्यूरेशन में, और उस टाइम पर जो यहाँ पर जो रूल करने वाले थे भीमा फर्स्ट, ये बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी से यहाँ पर निकल कर आते थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने आप लोगों को सन टेम्पल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, इनडायरेक्ट वे में देखो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर कल्चर पढ़ा दी सन टेम्पल के बारे में। दूसरा अगर बात करूं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो मैंने आप लोगों को रिवर पढ़ा दी सन टेम्पल के बारे में। अगर हिस्ट्री में जाएंगे आप लोग जो किस पर्टिकुलर जो डायनेस्टी ने कहां पर रूल किया है, तो चालुक्य डायनेस्टी के बारे में मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने रूल किया है तो उन्होंने बनाया होगा, ऐसा तो नहीं कि वहां पर रूल कोई और करके चला गया और छुप छुपाले से कोई और बना के चला गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर में आती है, ये सारी चीजें कल्चर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर बात करें इसके ऊपर जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन यानी कि जो विवरण किया गया है, जो चीजें लिखी गई हैं, उसकी शैली, उसके आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में जब मैं आप लोगों से बातें करता हूं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी मारू गुरजारा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर स्टाइल हो गया, यानी कि पूछा जाए कि ये टेम्पल किस स्टाइल में बना हुआ है, तो ये वेस्टर्न इंडिया में टेम्पल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि चालुक्य डायनेस्टी या फिर आप लोग यहाँ पर सोलंकी डायनेस्टी के नाम से भी जाने, तो इनके द्वारा यहाँ पर गुजरात और राजस्थान में ऐसी स्ट्रक्चर के जो मंदिर हैं यहाँ पर ये बनाए गए हैं। मतलब एक तरीके से ना आप लोग एक बात बताऊं, आप लोग बोल देते हो कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, इन रियल सेंस में जब आप लोग देखोगे ना, ये कुछ ऐसी जगह होती है, ये साइंटिफिक तरीके से बनाई जाती है, इनके अंदर जाकर आप लोग बैठना कभी शांति में, आप लोगों का पूरा मन जो है शांत हो जाएगा, आप लोग अंदर से बहुत ही एक बहुत ही ईज सा फील करोगे कि हाँ किसी अच्छी जगह आ गए। क्यों? रीजन है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाती है साइंटिफिक तरीके से, ताकि आप लोग उस लेवल पर जाकर वहां पर कंफर्टेबल फील करो, आप लोग को लगे कि हाँ एक ऐसी जगह पर आप लोग आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुख्य द्वार जिसको नॉर्मली आप लोग बोलते हैं गर्भगृह, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। हॉल जो होता है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर गढ़ मंडप, ठीक है। तो ये असेंबली हॉल आप लोगों को यहाँ पर इसके सामने जैसे नजर आएगा, तो इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हैं। इसको सभा नहीं, सभा बैठ गई, असेंबली बैठ गई, विधानसभा नाम सुने ना, विधानसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, तो क्या होता है सभा, तो यहाँ पर इसको एक तरीके से जहां पर बैठकर बातें करें किसी चीज के बारे में, तो सभा हो गया। इसको सभा को यहाँ पर रंग मंडप भी बोल दिया गया इनके द्वारा, ठीक है। रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, सभा में बैठकर सब एंजॉय कर रहे हैं,
ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा याद करें, मतलब वो अलग चीज हो गई, पर लेकिन यहाँ पर क्या चलेंगे, यहाँ पर वैसे प्रोग्राम तो चलेंगे ना डांस वाले। यहाँ पर आप लोग के जैसे नहीं, जो कुछ कुछ ऐसी, जैसे कि कोई एक अपने उपदेश दे रहा है बैठकर, एक जो कोई अपनी बातें सुना रहा है, सुन रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, वो वाली चीज समझ सकते हैं। एक यहाँ पर आप लोगों को जो एक पूल देखने को मिलता है, बेसिकली काफी पवित्र होता है, जिसको कुंड बोलते हैं, जैसे अग्नि कुंड काइंड ऑफ आप लोग सारी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर अब इसको यहाँ पर रामाकुंड कहा जाता है बेसिकली, ये इसका नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। इसके अगर आप लोग ईस्ट फेसिंग में जाएंगे आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर चमकीले टाइप के पीले पत्थर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, येलो स्टोन, सैंड स्टोन, बेसिकली बलुआ पत्थर इनको बोलते हैं, अगर थोड़ा सा हिंदी में आप लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये सारी की सारी जो मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दी है, ये सारी की सारी डिटेल में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया मोढेरा टेम्पल का। तो देखो आप लोगों को बेसिकली अब यहाँ पर 500 रुपए देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आने जाने का खर्चा बचा दिया, गाइड आप लोगों को मिल गया, सारी चीजें बचा दी, तो इतना तो बनता है ना। तो अकाउंट नंबर सेंड कर दूंगा, जिसने अच्छे से विजिट कर लिया है वो भाई साहब पेमेंट कर देना, ठीक है ना। याद रखना, इसका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब आप लोगों को। इस तरीके से सारी चीजें बता दी, हिस्ट्री बता दी, इसकी ज्योग्राफी बता दी, कल्चर का वो बता दिया, क्या क्या चीजें वो सारी बता दी, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की ओर। हर एक लोकेशन के 500 रुपए हैं, ज्यादा है क्या? ठीक है चलो 100 रुपए कर लेते हैं, ठीक है। 3 लोकेशन दिखाऊंगा 300 रुपए, अब मत बोलना ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट साइट की ओर चलते हैं। कुछ खाना वाना खाना है तो खा लो, कुछ पीना है तो पी लो, फिर मत बोलना कि भूख लग गई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो नेक्स्ट हिस्टोरिक टाउन है हमारा, जिसका नाम है यहाँ पर वडनगर। वडनगर की सबसे खूबसूरत जो चीज मुझे लगी, उन्हें कहते हैं कि जो प्यार करो तो ऐसा करो कि लंबा चले, वरना छोटे छोटे प्यार तो सब करके छोड़ देते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, ये जो हिस्टोरिकल टाउन थे ना, इन्होंने जैसा अपना आलीशान स्ट्रक्चर बनाया वो ये मेंटेन नहीं कर पाए, आगे चलकर इनकी सारी चीजें जो है वो अबेंडन हो गई, यानी कि खत्म हो गई। पर लेकिन इसको हम लोग क्यों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भेज रहे हैं, क्योंकि ये अपनी जो खूबसूरती है ना, जो मतलब लेके चला था, उसको मेंटेन रखे हुए हैं, और ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो इसीलिए यहां पर इसकी यूनिक है ये एक तरीके से इन चीजों को लेकर। लगभग 2700 साल पुरानी जो चीजें हैं वो कॉन्टिन्यूटी में चली हुई आ रही हैं। समझ रहे हैं ये आप लोग बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, यानी कि ये जैसे थे वैसे के वैसे ही तो मेंटेन किए हुए हैं, और बाकी जो नई चीज आ रही है उनको भी अडेप्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है चीज? मतलब अपनी चीजें नहीं खो रहे हैं, वो नहीं कहते कि अपनी मूल से जड़े हुए, अपनी जड़ से कनेक्टेड है यहां पर, ये वो वाली चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और टाइम के साथ में जो है चीजें इवोल्व भी हो रही हैं, ऐसा नहीं मतलब कि पीछे रह गए कि यार बहुत ही आगे चली गई दुनिया, हम लोग पीछे रह गए। सबसे खूबसूरत यार जिंदगी जीने का तरीका सिखाएगा ये नगर आप लोगों को, मैं तो ये बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें पुरानी चीजें भी आप लोगों को सहज कर रखी गई हैं, और नई जो मॉडर्न चीजें हैं जो अच्छे से बनाई जा रही हैं वो भी आप लोगों को इस टाउन के अंदर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जिंदगी का सलीका यही होता है कि नई चीजें आप लोग सीखते चलो, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जहां से आप लोग निकल कर आए हो, जो आपकी जड़ है उसको आप लोग छोड़ दो। तो ये एक तरीके से काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक जंक्शन था ट्रेड के तौर पर यहां पर पुराने टाइम में, अगर आप लोग इसको देखोगे, नहीं ट्रेड के तौर पर, धार्मिक तौर पर एक अच्छे अच्छे यहां पर व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे। एक व्यापारिक शहर था जिसको मर्केंटाइल टाउन आप लोग बोलते हैं, बेसिकली एक व्यापार करने वाला शहर पुराने टाइम से। तो वो चीजें भी यहां पर कॉन्टिन्यूटी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। शहर का जो वर्तमान ताना बाना है उसमें ऐतिहासिक भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, और निरंतरता दिखने को मिलेगी, जो भी डिजाइन है, एलिमेंट्स है पुराने। सबसे प्यारी लाइन मुझे लास्ट वाली लगी कि कॉन्टिन्यूटी बनाई हुई है अपनी हिस्टोरिक टाउन, वो प्रूव करता है आज की डेट में भी। जैसे हमारी दूसरे वाली सिटीज वगैरह हो करती थी, वो उसको छोड़ चुकी हैं, ठीक है। तो है नहीं प्यारा? तो सही ना? तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग, ये दोनों जो मैंने आप लोगों को बताया अभी, यहां पर मोढेरा और यहां पर वडनगर, याद रखिएगा ये हैं गुजरात के। तो गुजरात की यात्रा आप लोगों की खत्म होती है। अब जो यात्रा आप लोगों की चलने वाली है, मैं गुजरात से लेकर अब आप लोगों को जा रहा हूं त्रिपुरा, ठीक है। तो यात्रा थोड़ी लंबी होगी, पेटी बांध लें, हवाई जहाज उड़ने वाला है, क्योंकि ट्रेन में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं हवाई यात्रा से आप लोगों को लेकर जा रहा हूं। कहां पर जाएंगे? त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा में क्या है अब उसको समझते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से। अब हम आ चुके हैं त्रिपुरा के उनाकोटी में। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आने में? खा पी ले सब कुछ, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो ना? अब आइए उनाकोटी में पहुंचते हैं। तो उनाकोटी में क्या क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? ये बेसिकली एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर शिवा की जो वर्शिप है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से शिव के साथ में यहां पर ये कनेक्टेड है। तो ये आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं।
हालांकि यहाँ पर आप लोगों को चीजें जो नजर आएगी एक तरीके से जो नेचुरल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, पहाड़ी जैसे यहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर जो स्ट्रक्चर उकेरी गई है, तो आप लोग ऐसा समझ सकते हैं यहाँ पर एनिसेंट, ये एक तरीके से काफी पुराना प्राचीन पवित्र एक स्थान भी है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से कलाकारी की गई, चित्रकारी जो की गई, वो यूनिक स्टाइल में ह्यूमन की क्रिएटिविटी, इंसान की क्रिएटिविटी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि एक टाउन को एक बड़ा ही बेहतरीन सा एक आप लोग बोल सकते हैं कि दृश्य देता है। खासकर एक फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पर इनके द्वारा ये चीजें तैयार की गई है, ठीक है। इनके फॉरेस्ट के अंदर में यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं जंगलों के अंदर में आप लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जंगली क्षेत्रों में ऐसी कलाकारी बनाना ये अपने आप में यूनिक है यार। आप लोग ऐसे बना सकते हो कि एक सिटी में आप लोगों ने मंदिर बना दिया, सही है, समझ में आता है। ये जंगलों के अंदर में स्ट्रक्चर बनाई गई है अपनी यूनिक स्टाइल में। देखो यहाँ पर ये बेसिकली जो यहाँ पर पत्थर वगैरह हैं उनके ऊपर उकेरी गई है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी अपने ही आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आप लोग अप्रिशिएट करिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक नेचुरलिटी आप लोगों को देखने को मिल रही है। और यहाँ से कल को क्वेश्चन भी पूछ ले कोई आप लोगों से, तो मुझे नहीं लगता यार इसको लेकर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन होगा तो आप लोगों को दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बड़ी ही बेसिक सी है यहाँ पर ये चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई। तो तीनों की तीनों लोकेशन आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कंप्लीटली स्टैटिक पोर्शन होता है और जहां से डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो करंट का हो गया। अब स्टैटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, आखिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह ये चीजें होती क्या है, वो सब चीजें जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एरिया है, इसका प्रोसीजर आप लोगों को समझ में आएगा तो चीजें आप लोग काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह है कि टेंटेटिव लिस्ट, मैंने बताया अभी आप लोगों को टेंटेटिव लिस्ट कैसी होती है। टेंटेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम लोग टेम्परेरी तौर पर चीजों को रख देते हैं। टेम्परेरी तौर पर चीजों को रखने का मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए आप लोग किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में इंटरव्यू हॉल के बाहर आप लोगों को बैठा कर रख लिया, ठीक है। वो आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंसान क्या हरकतें कर रहा है, किसी के साथ में क्या बिहेव कर रहा है, कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे टैकल कर रहा है, अपने टाइम को कैसे एंजॉय कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो टेंटेटिव में एक तरीके से एनालिसिस किया जाता है, उसमें डालना मैंडेटरी कर दिया टेंटेटिव में 2019 की गाइडलाइन के हिसाब से कि म्यूनामेंट या कोई साइट होगी उसको पहले टेंटेटिव में डालो, उसके बाद में फाइनल नॉमिनेशन होगा। जैसे ही फाइनल नॉमिनेशन जो डन कर दिया जाता है उसके बाद में फिर यहां पर वो डायरेक्ट जो है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फाइनल बोर्ड के सामने, यानी कि एक तरीके से फाइनल हो गया सिलेक्शन यहां पर। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में उसका नाम आ चुका है, ये इंसान जो है अब यहां पर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आखिर क्यों ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये इसमें डाली जाती है। देखिए हर एक चीज कोई भी काम किया था उसके पीछे कोई पर्पज होता है। तो यहां पर पर्पज क्या है, इन साइट को प्रोटेक्ट करना, ताकि ये जो हेरिटेज साइट है इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए कुछ रेवेन्यू भी यहां पर मिलता है ताकि इनको ढंग से मेंटेन किया जाए और एक तरीके से इनकी जो वैल्यूज है वो यहां पर ऐसी की ऐसी रखी जा सके ताकि जो अभी है वो आगे भी मेंटेन रह सके। मतलब आप लोगों ने तो देख लिया सारी चीजें, आप लोग की एज होगी 100 साल, उसके बाद में यहाँ से पूर्ण विराम हो गया, चले दुनिया को छोड़ के। पर आने वाली जो जनरेशन है उनको भी चीजों के बारे में पता होना चाहिए ना, ये थोड़ा कि बस आप ही मजे लेके जाओगे यहाँ से दूसरों के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ छोड़ो यार। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर ये काम किया जाता है चीजों को वैल्यू को प्रोटेक्ट करने का। एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर और नेचुरल हेरिटेज, ये इसके तहत यहाँ पर कन्वेंशन लाया गया था 1972 में। समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पर 1972 जब टाइगर प्रोजेक्ट लेकर आया गया उसके एक साल पहले यहां पर ये काम कर दिया गया, ऐसे याद रख लेना इसको। इसके अंदर में 3 कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला तो है कल्चर। कल्चर के पॉइंट ऑफ से जैसे हमारी कल्चर होती है तो उसके पॉइंट ऑफ से आप लोग देखते हैं बहुत सारी साइट्स जो है आप लोग कल्चर देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पर कल्चर के पॉइंट ऑफ से थी, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि एक तरीके से जो मंदिर हो गए, ये इस तरीके से जो ये चीजें हैं ये सारी जो कल्चर के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर आ रही है, कोई फोर्ट हो गया तो ये सारी कल्चर के पॉइंट ऑफ से है, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पर नेचुरल। नेचुरल मतलब जैसे कि आप लोग किसी एक तरीके से ना आप लोग किसी इन्वायरमेंट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो नेचुरल चीजों के बारे में आप लोग बातें कर रहे हैं तो वो नेचुरल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। नेचुरल में जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, वेस्टर्न घाट हो गया, सुंदरवन नेशनल पार्क हो गया, तो ये नेचुरल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे कल्चर के बारे में ताजमहल हो गया, आगरा का ताजमहल बेसिकली यहाँ पर फोर्ट हो गए, अजंता एलोरा केव्स हो गई, ये क्या होगी आप लोग की, ये आप लोग की एक तरीके से जो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अब आप लोग बोलेंगे एक मिक्स्ड हिल रखी है, ये क्या है मतलब, इसका मतलब जहां कल्चर भी हो और नेचुरल भी हो, ऐसी एक अकेली साइट है जिसको आप लोग कंचनजुंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है।
ये कहां पर लोकेटेड है, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को बताना है। तो याद रखिएगा, इंडिया के अंदर में 40 मिक्स्ड हेरिटेज, आज 40 हेरिटेज साइट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें 32 तो कल्चर है आज के डेट में, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। तो टोटल मिलाकर अगर जोड़ोगे इसको तो 40 आ जाएगी। तो ये नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट वन जो अभी यहां पर ऐड की गई, तो हड़प्पा का जो बेसिकली जो सिटी थी जिसका नाम धोलावीरा, उसको ऐड किया गया। काकतिया जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, रुद्रेश्वर जो रामप्पा टेम्पल जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, ये आप लोगों को यहां पर इसमें ऐड होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली नई ताजी ताजी इसके अंदर में ऐड की गई हैं। तो पहली ये बात याद रखिएगा। अब जो बातें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी आप लोगों को और ज्यादा डिफरेंट पर लेकिन इंटरेस्टिंग लगेगी। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं, है कि नहीं? समझिए, दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस देश के अंदर में है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो याद रखिएगा, ये जो नंबर है आप लोगों को ये इटली में नजर आएगा। इटली में दुनिया की सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो कितनी है? वो है 58। तो है ना कितना बड़ा नंबर। दूसरे नंबर पर 56 आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलेगी, यानी कि 56 जो है वो चाइना के अंदर में है। तीसरे नंबर पर जर्मनी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी 51 जो है वो जर्मनी के अंदर में है। 49 यानी कि 49 आप लोगों को देखने को मिलेगी फ्रांस के अंदर में, और स्पेन के अंदर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ये है बेसिकली 49। तो यानी कि फ्रांस और स्पेन इक्वल है। हम लोग भी यहां पर इस लिस्ट में अभी 6वें नंबर पर आ गए हैं, हमारे यहां पर टोटल मिलाकर 40 हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट एक बात जो है वो आप लोग याद रखिएगा, दुनिया में 6ठे नंबर पर है आज के डेट में। लेटेस्ट अभी जो ऐड किया था वो याद रखिएगा, 39 जो हुई थी रामप्पा टेम्पल, मैंने अभी आप लोगों को बताया रामप्पा टेम्पल कहां पर है, वो आप लोगों को तेलंगाना के अंदर में देखने को मिलेगा। वो 39th एडिशन था यहां पर, तो ये भूलना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसी के साथ में आप लोगों को जो हड़प्पा की धोलावीरा साइट यहां पर वो डिस्कस की थी मैंने अभी, वो 40वीं आप लोगों को देखने को मिली थी। ठीक है, तो बेसिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी अब तक कहानी हम लोगों ने सुनी है, अगर आप लोगों से पूछे कि उसके पीछे बैठा कौन है, यानी कौन मानस है उसके पीछे जो ये हरकतें कर रहा है, ठीक है, तो कौन कर रहा है हरकतें, तो ये कर रहा है यूनेस्को एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये है पर्टिकुलर जो इसके पीछे सारी चीजें करता हुआ नजर आता है। मैंने कहता है ओ मानस कौन है, तो ये है वो मानस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो ये काम करेगा, वो जो साइन किया गया था, ये साइन किया गया था नवंबर 6, 1945 में। ये इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेट करता है, किस चीज़ से, नाम में आप लोग देखें इसका क्या है, एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चर, इनके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन सब चीज़ों को ये प्रमोट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दुनिया में जहां जहां पर भी ये सारी चीजें हैं, एक तरीके से इनके ऊपर काम करता है, और इसी के साथ में ताकि शांति को बना के रखा जा सके। हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस, पेरिस के अंदर में आप लोग बोल सकते हैं। अभी बताइए, मैंने आप लोगों को बताया था फ्रांस में टोटल मिलाकर कितनी इसकी साइट्स हैं, बताइए। मेंबर लगभग 195 है इसके। अगर बात करें यूएन के मेंबर कितने हैं, बताइए आप लोग। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या रहता है मेजर, कि ये जो मैंने बातें बताई हैं कि एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल, ह्यूमन साइंस, कल्चर, ये सारी चीज़ें, और एक तरीके से कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक, मानव विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना, सब चीज़ें मतलब। और बेसिक फंडा क्या है कि माइंड, मतलब किसका माइंड, इंसानों का माइंड। खासकर इंसानों में कौन आएगा? अब दोनों ही आएंगे यार, मतलब महिला और एक तरीके से पुरुष। तो मेल और फीमेल, जब शब्द इंसान यूज किया जाता है ना, तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल है ये। ठीक है, यानी कि एक तरीके से सबके लिए, तो एक तरीके से शांति बनाए रखना उनके दिमागों में। ठीक है, उनके दिमाग में शांति रहे, तो इसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो यूनेस्को के जो टोटल मेंबर हैं आज की डेट में, तो 3 मेंबर जो हैं, और जो यूएन के वो मेंबर नहीं है, बोला गया 3 मेंबर जो आज के डेट में 3 यूनेस्को मेंबर आर नोट द यूएन मेंबर, जैसे कि कुक आइलैंड, इसी के साथ में न्यू, और यहाँ पर पैलेस्तीन। ये वही पैलेस्तीन है, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर बवाल हो गया था, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है यूनेस्को को छोड़ने का फैसला लिया था। ठीक है, अब ये सेक्शन वो है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो 2 काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हैं, जैसे ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, और इसी के साथ में जेंडर जो प्रायोरिटी इंडेक्स। ये 2 ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। यार ये एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से तुरंत इमीडिएटली डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, और फिर आप लोग बोलते हो क्वेश्चन कहां से आ गए। तो भाई साहब यहाँ से आ गए, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। टोटल जो थीम होती है, जैसे मैंने बताया 5 जो चीजें बोली गई ना यहाँ पे, ये एक तरीके से इसकी थीम है। 5 जो यहाँ पर मेजर प्रोग्राम है, यहाँ पर ये थीम है
कि एजुकेशन में काम करेंगे, शिक्षा में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये इन्होंने थीम रखी है कि इन एरिया को हम लोग देखेंगे, एजुकेशन शिक्षा को, प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस, ये सामाजिक विज्ञान यानी कि एक तरीके से सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस, ये मानव विज्ञान, संस्कृति कल्चर, ये सारी जो भी आप लोग की इन सब के ऊपर ये ध्यान देकर चलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो किसी भी टॉपिक को तैयार करना है तो इस तरीके से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को तैयार करनी है, इससे आप लोग चीज़ों को प्रॉपर वे में सिस्टमेटिक में तैयार कर पाओगे। क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड बड़ा ही प्यारा सा आप लोगों के लिए, तो देखता हूं कौन कौन यहां पर इसको अटेम्प्ट करता है। बात की जा रही है स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, कितने ध्यान से आप लोगों ने टॉपिक सुना है इससे भी पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो सन टेम्पल कहां पर है और उनकी लोकेशन कहां पर है ये आप लोगों को बताना है। तो मैच करने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। मोढेरा गुजरात के अंदर में, काश्मीर मारतंड, इसी के साथ में उड़ीसा कोणार्क। सही आंसर क्या है आप लोग बताइए। ओनली 1, ओनली 2 या 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है 3, ठीक है ना आंसर। हाँ ठीक है, बिल्कुल कर देना क्वेश्चन गलत। इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पर, सारे के सारे सही है। तो इसका मतलब है नहीं कि उछलना है कूदना है, वाह यार जो पढ़ रखा था वही आ गया, मजा आ गया, बस एक तरीके से बस हम ही हम है तो क्या हम है, और तो कोई है ही नहीं है। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, जोश में होश नहीं गंवाने हैं। इनकरेक्ट पूछा गया तो कोई सा भी यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं। तो ये होता है तरीका शांत स्वभाव में काम करने का, इसलिए कहते हैं शांति आवश्यक है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उसमें एक सेंटेंस और ऐड करना पड़ेगा कि शांति भी आवश्यकता के साथ में जब होगी दिमाग में तभी आविष्कार होगा। तो शांति के साथ में आवश्यकता दोनों मिलकर आविष्कार की जननी है कि नहीं मतलब एक तरीके से ये बातें हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक बार नहीं, ये कई बार घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इस एक क्वेश्चन से आप लोग 4 चीजें एक साथ में तैयार कर सकते हो। थोड़ा सा अगर डिटेल में उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में आप लोग बात करोगे, जैसे बोला गया कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बात की जा रही है यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर एरिया के बारे में, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है अजंता की केव के बारे में। बोला जा रहा है कि ये कनेक्टेड है किसके साथ में, जो है यहाँ पर पर्टिकुलर रिवर जिसका नाम है वघोरा। नेक्स्ट यहाँ पर सांची के स्तूप जो है वो किसके साथ में है, चंबल रिवर के साथ में कनेक्टेड। इसी के साथ में यहाँ पर पांडु लेना जो गुफाएं हैं यानी कि जो केव हैं वो कहाँ पर किसके साथ में कनेक्टेड है, नर्मदा के साथ में। नेक्स्ट अमरावती स्तूपा ये किसके साथ में कनेक्टेड है, गोदावरी रिवर के साथ में। अब यहाँ से क्या क्या चीजें आप लोगों को पता चलेगी। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को ये माइंड में क्लियर आएगा कि एग्जैक्टली इनकी लोकेशन कौन सी है, इसके साथ में कौन सी रिवर कनेक्टेड है, तो कहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये एक ही क्वेश्चन में से अलग अलग टाइम पे कई सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने इसी पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट से आप लोगों बना दिए गए हैं। आंसर पहले बता देता हूं, इसका आंसर है यहाँ पर ए, यानी कि अजंता की जो केव है ये आप लोगों को जो कनेक्टेड देखने को मिलेगी। तो जो ये रिवर है वघोरा रिवर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पर लेकिन सांची के स्तूप के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये बेतवा रिवर के साथ में कनेक्टेड है, ना कि चंबल रिवर के साथ में। पॉइंट नंबर 1, यहां से कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा, कुछ आप लोगों से पूछूंगा। सांची के स्तूप जो है वो कहां पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर पांडु लेना केव, जो ये पांडु लेना जो गुफाएं हैं, यहां पर लेनी बोलेंगे बेसिकली, लेना एक तरीके से, ये बोला गया नर्मदा रिवर के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहां पर देखते हैं। तो ये आप लोगों से क्या पूछ लिया गया, इस पर्टिकुलर रिवर के बारे में पूछ लिया गया। तो यहां पर ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में। ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी गोमी रिवर के साथ में कनेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर बन सकता है, यानी कि एक एक पॉइंट में से 4 क्वेश्चन अब आप लोग यहां पर निकल गए। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहां पर कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट यहां पर अमरावती जो स्तूपा है यहां पर ये बोला गया है गोदावरी रिवर पर, नहीं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किस पर, ये है बेसिकली कृष्णा रिवर पर। तो ये ऐसे क्वेश्चन है यूपीएससी पूछ लेती है एक बार, फिर आप लोगों को यूपी पीसीएस के ऊपर या फिर आप लोग एमपी पीसीएस के ऊपर, जिस भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अपने आप में, काफी अच्छा। जैसे कि अभी मैंने 2021 का क्वेश्चन आप लोगों से बताया, तो यूपीएससी रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहां पर आप लोगों से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, फेमस प्लेस का नाम पूछ लिया और रिवर का नाम पूछ लिया उनको मैच करने के लिए। तो पहला है यहां पर बेसिकली पांडुरपुर, तो बोला गया कि चंद्रभागा जो रिवर है वहां पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर त्रिचुरपल्ली, ये कावेरी रिवर के साथ में कनेक्टेड है। हम्पी, ये यहां पर बेसिकली मालप्रभा रिवर के साथ में कनेक्टेड है। और बोला कि मैच करो कि सही आंसर क्या है, 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3। तो इसका भी आंसर यहां पर ए है, यानी कि दोनों सही है, पहली और दूसरी। पर हम्पी रिवर जो है हम्पी जो है यहाँ पर ये आप लोगों को तुंगभद्रा रिवर पर कनेक्टेड आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से बन जाते हैं।
तो कोई नहीं, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए करना है तो बोला गया कि व्हाट आर वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट क्या है उनके बारे में पूछ रहे हैं, एंड एक तरीके से हाउ डू दे गेट सेलेक्टेड, कैसे वो सेलेक्टेड होते हैं। ऑल्सो डिस्कस देयर कल्चर सिग्निफिकेंस, तो ये एक तरीके से उनके आप लोगों को सांस्कृतिक महत्व भी उनको बताना है। यार देखो, ये होता है टॉपिक का तैयार करने का तरीका। अब क्या क्या कवर कर दिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं, हम लोगों ने 3, जैसे करंट तो क्या था स्टार्टिंग में खत्म हो गया था, मैं इतना पढ़ाकर आप लोगों को छोड़ सकता था, यहां से करंट खत्म हो चुका आप लोगों का। फिर स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को कवर किया सारा, एक ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों की कवर करा दी पूरी अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो आप लोग अटेम्प्ट करा दिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाकर वो भी अटेम्प्ट करा दिया, और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया। अब इस टॉपिक के अंदर में आप लोग बोल सकते हैं कि 3 टॉपिक मैंने कवर करा दी यहाँ पर, ठीक है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सारी चीजें अब ये ऐसा तैयार हो गया कि कभी भूलोगे नहीं और किसी को पढ़ा भी दोगे, तो ऐसे तैयार करना है। फीडबैक जरूर देना, फिर भी कोई डाउट है तो मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना। कभी भी करंट अफेयर को इन चीजों को लेकर परेशान मत होना, टेंशन मत लेना, बस एंजॉय करना और चीजों को अच्छे से करके आना जब एग्जाम में जाता हो, ठीक है। तो कैसा लगा बताना जरूर। अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात पूछूं कि सबसे बढ़िया व्यापार कौन सा होता है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छे तेजी से बढ़ने वाला व्यापार कौन सा होता है, जो कि एक तरीके से अगर पूछे कोई आप लोगों से ऐसे नॉर्मल कॉमन जनरल सेंस में, तो आप लोग क्या बोलोगे। यानी कि एक तरीके से आप लोगों से ऐसा पूछा जाए कि आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ करने वाले बहुत कम लोग हैं। मान लीजिए आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों के लिए है जिसको दिखाई नहीं देता है, तो उसकी जो रीच होगी वो बहुत ही कम लोगों में होगी, जिनको बस दिखाई नहीं देता वो प्रोडक्ट उनके लिए होगा। पर लेकिन अगर आप लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि हर एक इंसान के लिए हो, चाहे वो देखता भी हो चाहे ना देखता हो, मतलब चाहे वो किसी भी एज का हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, तो वो कैसा प्रोडक्ट रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडस्ट्री के बारे में। जैसे कि इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री सबसे बेहतरीन कब परफॉर्म करेगी, वो तब परफॉर्म करेगी जब वो लार्ज सेक्शन के साथ में कनेक्टेड होगी। और ऐसी ही सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री बोलें या फिर इंडस्ट्री शब्द ने यूज़ करके कोई पर्टिकुलर एरिया बोलें, तो उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। ऐसा है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। तो टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये एक पर्टिकुलर स्कीम है उससे रिलेटेड जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। टेक्सटाइल का मतलब क्या है, कपड़ा उद्योग के बारे में बेसिकली मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ठीक है। समझते हैं, पीआईबी के द्वारा ये कवर किया गया और एक स्कीम भी है, और पीआईबी एक गवर्नमेंट सोर्स है। यहाँ पर कोई आर्टिकल आ रहा है तो वो इंपॉर्टेंस रखता है, और खुद पीयूष गोयल साहब जो कि मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर बातें शेयर की गई टेक्सटाइल वाले मुद्दे को लेकर। गवर्नमेंट स्कीम के साथ में टॉपिक कवर होगा आप लोगों का जीएस पेपर 2 के साथ में। स्कीम का नाम क्या है ये पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। स्कीम का नाम है सामर्थ। सामर्थ मतलब एक तरीके से सामर्थ नहीं होती, इंसान के अंदर कितनी पावर है, कितना सामर्थ है। तो सामर्थ स्कीम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो कारीगर हैं, एक तरीके से अलग अलग तरह के कारीगर होते हैं, तो बोला गया कि स्कीम के अंदर में 13,235 कारीगर जो ट्रेन किए गए लास्ट 3 ईयर में। तो ये स्कीम ऐसा नहीं कि आज ही आ रही है, आज तो बेसिकली इस स्कीम के बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं क्योंकि एक एनालिसिस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा इस स्कीम का। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ये जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया ये है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड, यानी कि एक तरीके का स्किल डेवलपमेंट स्कीम है जो कि यहाँ पर बेसिकली फोकस करती है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में, जिसमें कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया गया था कि हमारे देश में कोई ऐसा प्रोग्राम आएगा जो स्किल को डेवलप करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, स्किल डेवलपमेंट करने का, स्किल डेवलपमेंट करने का एक पर्टिकुलर सेक्शन में, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, ताकि उनको अपनी जिंदगी जो है वो सही तरीके से वो एंजॉय कर सकें। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही, ठीक है। तो टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बातें करता हूँ, फिर यहाँ पर इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है यार जिसको मतलब सैल्यूट किया जाए उतना ही कम है। मतलब क्या है, मतलब अगर मोटे मोटे तौर पर मैं इसके बारे में आप लोगों से बोलूं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग जॉब करते हैं तो वो यहां पर कपड़ा उद्योग के अंदर में आप लोगों को लोग जॉब करते हुए नजर आएंगे। हमारी जो जीडीपी है जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग बोलते हो, उसमें लगभग 2.3 या फिर मोटे मोटे तौर पर आप लोग याद रख सकते हैं कि 2.5% हमारी जीडीपी का वो इसी से आता है। इंडस्ट्रियल जो आउटपुट जाता है वो 7%, जो एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट से हमारी जो अर्निंग होती है वो 12%, और जो इंप्लॉय हैं लगभग टोटल 21% जो लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलता है वो इस एरिया से मिलता है। यानी कि इंडिया का 6th लार्जेस्ट, जो अगर बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल में भी हमारा आप लोगों को रोल देखने को मिलेगा, 6th ग्लोबल शेयर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट में आप लोगों को हम लोग यहाँ पर नजर आएंगे। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्क में हम लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और 95% जो वर्ल्ड का हैंड वो जो वन होता है बेसिकली फैब्रिक, वो इंडिया से निकल कर आता है। मतलब मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर, मैंने सीधा सीधा यहाँ पर ये बताया कि ये सेक्टर कितना खतरनाक है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक पर्टिकुलर जो एसएलवी फैमिली मेंबर है वो कह रहे हैं कि सर कई बार ऐसा लगता है माइक के बहुत पास आ गए। होता क्या है, देखिए जैसे चेयर पे बैठे रहते हो ना, तो नीचे पैर जो रहते हैं वो ठंडे हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो 1.5 घंटे बैठना होता है मॉर्निंग में, तो समझ रहे हो आप लोग। तो उसकी वजह से मैं ना क्या करता हूँ, पॉलिथीन मार लेता हूँ चेयर के ऊपर ही, ठीक है। पॉलिथीन मारे मारे पैर दुखने लगते हैं, तो फिर क्या करता हूँ, जैसे पैर खोल लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर आप मतलब एक तरह पैर खुलते हैं तो फिर थोड़ा सा आगे पीछे मुंह हो जाता है, तो माइक के पास में चला जाता है तो वो चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। कई काफ़ी लंबे समय तक जो बैठे रहता है इंसान, उसकी वजह से चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि माइक के पास में आके बोल दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये इस तरीके से होता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ताकि आप लोग समझो सिचुएशन को, कि काफ़ी लंबे समय तक पॉलिथीन मारे मारे दुख जाते हैं ना पैर बैठे बैठे, तो पॉलिथीन खोल के बैठ गया, फिर पैर नीचे कर लिए, तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके तो ऐसा नहीं देखो चक्कर है, ऐसा लगता है सर हमको उठाने के लिए माइक के पास में आके बोलने लगते हो कई बार, तो कहीं हम सो ना जाए सो तो ऐसा नहीं रहता यार, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो बात की जा रही है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है इसके सामने चैलेंज क्या है, तो हाईली फ्रेगमेंटेड है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही जगह इकट्ठा है। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है, यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आज के डेट में हम लोग को इसके ऊपर काम करना चाहिए। टैक्स जो स्ट्रक्चर का इशू है, कई बार यहाँ पर टैक्स जो लगाते हैं वो भी यहाँ पर कई सारी दिक्कतें क्रिएट करता है। इसी के साथ में स्टेगनेंट एक्सपोर्ट थमसा गया है, ऐसा कैसे ही चल रहा है। स्टेगनेंट मतलब रुक जाना। जब मैं इकोनॉमिक एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो उस टाइम पे सबसे पहले मैंने शब्द पढ़ा था स्टेगनेंट, कि एक तरीके से अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट हो गई। तो वो शब्द मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, डिफरेंट सा। तो ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर में भी कई बार यूज़ होता हुआ नजर आता है। लैक ऑफ स्केल, जिस स्केल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी काफ़ी बड़ी बात है अपने आप में। जब कोई चीज़ें ढंग से बढ़ेगी नहीं तो उसमें एफडीआई नहीं आएगा, और उसमें एफडीआई नहीं आएगा तो वो सेक्टर जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो कैसे परफॉर्म करेगा। आप लोग कोई काम कर रहे हो तो छोटा सा कोई काम कर रहे हो तो वही करते रहोगे जब तक कि उसके अंदर कोई स्केल अप आप लोग काम नहीं करोगे। तो ये बात यहाँ पर याद रखना। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट भी एक काफ़ी बड़ा एरिया है। लोगों की अगर स्किल आप लोग डेवलप कर पाते हो तो लोग जो हैं उस काम को और अच्छे से लेकर चल पाएंगे, और कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट का काम भी यही है। इसी के साथ में जो हमारे देश में 5 ईयर प्लान चलते थे उसमें भी स्किल डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया गया था कि हमारे देश में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसके चलते प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में स्किल डेवलपमेंट की स्कीम तक हमारे देश में लॉन्च की गई, स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। टेक्सटाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, कुछ और बातें थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा। ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये आप लोगों को 2 जगह डिवाइड देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को अगर मौका मिले किसी पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए तो सबसे बेस्ट आप लोग क्या करेंगे, मतलब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सी चीज़ों में आप लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे। मौका दिया आप लोगों को गवर्नमेंट ने कि बिजनेस करना है आप लोगों को एक पर्टिकुलर एरिया में, हम सपोर्ट करेंगे, तो वो कौन सा एरिया होगा ये बताइए आप लोग। यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो टेक्सटाइल है गारमेंट इंडस्ट्री वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। 45 मिलियन के करीब जो इंडियन है, सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर के बाद में जैसा मैंने बताया, और वन ऑफ ओल्डेस्ट भी है। अंग्रेज भी यहाँ पर इस इंडस्ट्री को बर्बाद करते करते चले गए, पर फिर भी आज की डेट में ये इतनी फली फूली कि हमारे देश में आज की डेट में भी काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर ये रोजगार दे रही है। तो यहाँ से ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर दोनों तरीके से डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइज भी और अनऑर्गेनाइज भी। ऑर्गेनाइज क्या होता है, जैसे नहीं मैं बोलूँ आप लोगों का रूम जो है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज है, हर एक चीज जहां पर होनी चाहिए वहां पर रखी हुई है। अनऑर्गेनाइज क्या, इधर उधर सारी चीजें यहां पर पड़ी हुई हैं अलग अलग तरीके से, वो अनऑर्गेनाइज हो गया। तो ऑर्गेनाइज क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया मॉडर्न मशीनरी वगैरह यूज की जा रही है, टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, सिस्टमेटिक वे में जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज को आगे लेकर चलने की, ठीक है। तो यहाँ पर कताई बुनाई करना, ये सारी चीजें ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर की जा रही है। और बाकी घर में बैठकर आप लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पुराने मेथड आप लोग यूज कर रहे हैं, कढ़ाई बुनाई वाले वो सारी चीजें जो अक्सर जो है जुल्हानी घर पे यूज करते थे, आप लोगों ने देखा होगा। हाल तो आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, गांव में देखना कभी कहीं, या सर्च करके देखना, वीडियो तो मिल जाएगी जुलाहों के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे वो पुराने पैटर्न जो है वो यूज किया करते थे। तो वो बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएंगी। एक एक पॉइंट जो है बड़े ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि हमारे देश में खासकर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसलिए ये एक तरीके से एक नहीं काफ़ी एक सपोर्टिव एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है।
यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। बात की जा रही है डिस्कस द चैलेंज जो फेस किए जाते हैं हमारी कंट्री में टेक्सटाइल सेक्टर के द्वारा, यानी कि कपड़ा क्षेत्र के द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए जाते हैं उसको डिस्कस करना है, सजेस्ट करने हैं कि उनको कैसे हम लोग बेसिकली आज के डेट में कैसे हम लोग अपने विनिर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने घरों में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पर, और एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा खासा कंपटीशन हमको बांग्लादेश जैसी कंट्री से देखने को मिलता है, जो कि हमारा पड़ोसी देश भी है इस एरिया में। तो इसलिए हमारा इस एरिया में अच्छे से काम करना काफ़ी जरूरी है। अगर काम नहीं करेंगे तो दिक्कतें फिर देखने को मिलेगी। अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट कराता हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर ये आप लोग देखिएगा ढंग से, टेक्सटाइल के बारे में बात की जा रही है। बोला गया था वैल्यू ऑफ इंडिया और जो श्रीलंका ट्रेड है वो इंक्रीज हो रहा है इन द लास्ट डिकेड, यानी कि पिछले दशक में वो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई दशक की बात करें तो आप लोग सोचिएगा थोड़ा सा, 10 का मतलब होता है 5 और 5, यानी कि कोई गवर्नमेंट आएगी तो उसके 2 टर्म यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। श्रीलंका में स्टेबिलिटी है ही नहीं है, वहाँ पर एक प्रॉपर गवर्नमेंट रहती नहीं है, तो क्या वहाँ पर पॉसिबल है कि व्यापार बढ़ता रहेगा? कभी यहाँ पर चाइना की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, तो वो एक तरीके से स्टेटमेंट कॉमन सेंस से आप लोग इसको बोल सकते हैं कि बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरा बोला गया कि टेक्सटाइल एंड द जो टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैं, यानी कि जो कपड़ा और कपड़े से बने हुए जो भी सामान वगैरह है वो बोला जा रहा है कि हम लोग एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बारे में मैंने बताया भी टेक्सटाइल को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5 ईयर में नेपाल जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, आप लोगों को लगता है नेपाल की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है वहां पर, कि वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है? तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि नेपाल के पास में इतनी सारी चीजें ही नहीं है। तो बांग्लादेश इंडिया का आप लोगों को बिगेस्ट पार्टनर यहां पर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए बायलैटरल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोग यहां पर देखते हुए चलोगे तो बांग्लादेश आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक तरीके से, सेकंड नहीं है तो लार्जेस्ट पूछा गया, यहां पर सेकंड नहीं लार्जेस्ट बोला गया है नेपाल को, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बनेगा आप लोगों से, कहीं किसी क्वेश्चन के अंदर में एक स्टेटमेंट भी यहां से बन सकती है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री के बारे में। बोला गया टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री जो है सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर, ये बोला गया है। दूसरा बोला गया कि ये 2.3 इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और 12% जो हमारी अर्निंग एक्सपोर्ट वगैरह है उसमें रोल प्ले करता है। तो सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है? सही आंसर यहां पर सी, यानी कि जो अभी आप लोगों को सारी बातें बताई वो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन इसको नहीं लेकर आप लोगों के माइंड में होना चाहिए, ताकि आप लोग माइंड में चीजें क्लियर लेकर चलें। नेक्स्ट यहां पर बोला जा रहा है टेक्सटाइल के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं? हाईली सेग्रीगेटेड है, इसी के साथ में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट है लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टैक्स स्ट्रक्चर। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पर करेक्ट आप लोगों को बताना है, यानी कि क्या क्या चीजें हैं जो यहां पर दिक्कत क्रिएट कर रही हैं। शब्द का चुनाव बड़े ध्यान से किया गया है। यहां पर आंसर क्या है? यहां पर आंसर बी सही है, क्योंकि सेग्रीगेट होना किसी चीज से अलग हो जाना, वो अलग नहीं है, वो फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब टूटी हुई, यानी कि अपने ही आप में उसके अलग अलग पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सेग्रीगेटेड और फ्रेगमेंटेड में डिफरेंस समझिएगा। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक साइड में ये हो गए और एक साइड में ये हो गए, सब कुछ अलग हो गया उसका। पर फ्रेगमेंटेड का इसके ही छोटे छोटे पार्ट अलग अलग जगह पड़े हुए हैं, तो फ्रेगमेंटेड है ना कि सेग्रीगेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में इसको पढ़ते हैं और फिर आप लोगों को ध्यान से पढ़ के इसका आंसर देना है, ठीक है। तो ये है सामर्थ्य योजना के बारे में। बोला गया कि ये योजना जो है वो अप्रूव की गई है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर है हैंडीक्राफ्ट, वो इसको इंप्लीमेंट करता है। यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कई बार आप लोगों को चीजों में कंफ्यूजन हो जाता है कि बनाने वाला कौन है और इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, उसमें आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा कई बार। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान देके चलना है। बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फिर यहां पर ये शब्द देखने वाला है। करेक्ट तो आप लोग पढ़ लेते हो, हवा हवा में कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं पढ़ के निकल गए। मैं आप लोगों को ये बात लिख के दे रहा हूं, किसी चीज पर लिख के रख लो अपने पास में, कि कई सारे क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप लोग सही कर सकते हैं, ओनली अगर आप लोग ढंग से शांति में क्वेश्चन को पढ़ोगे। कई बार बिना क्वेश्चन को पढ़े अफरा तफरी में आपको क्वेश्चन गलत करके आते हो, ठीक है। तो ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, बोथ 1 और 2 सही है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? A, B, C, F, D। वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन का आंसर दो, इसके बाद में फिर हम लोग बातें करते हैं।
तो सही आंसर यहाँ पर क्या है? सही आंसर है इसका ए। डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका अप्रूवल जो है वो कंटिन्यूएशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। 12th 5 ईयर जो प्लान था उसके बाद में इसको कंटिन्यू किया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा। और इंप्लीमेंट करने वाला कौन है? डेवलपमेंट कमिश्नर जो हैंडीक्राफ्ट है वो इसको इंप्लीमेंट करने वाला है। पूरा टॉपिक जो है अब इस तरीके से आप लोगों को तैयार हो चुके हैं। क्या क्या बातें हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर ली, तो सारी की सारी बातें बताई मैंने कि न्यूज़ क्या है, इसके साथ में टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैंने बता दी। इससे रिलेटेड जो हमारे देश के अंदर में ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग कैसे इसको डिसाइडेड कर रहे हैं, डिवाइडेड कर रहे हैं, वो सारी बातें मैंने बता दी। यूपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन पूछा वो बता दिया। क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए फ्रेम किए गए हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आंसर राइटिंग का पोर्शन, ये भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। तो यार इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे कभी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे। आप लोग खुद सोचो, एक टॉपिक आप लोगों ने ऐसे तैयार कर लिया कि उसका स्टैटिक भी हो गया, उसका करंट भी हो गया, उसमें क्वेश्चन भी हो गया, आंसर राइटिंग भी हो गया और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल गई। तो ये बेस्ट तरीका है पढ़ाई करने का। और ये सारे नोट्स जो हैं हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से जाकर आप लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इनको आसानी से डाउनलोड करो और इनका रिविजन कर लो 1-2 बार और फिर बल्ले बल्ले, ठीक है? ऐसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को। दोस्तों ये आर्टिकल देखकर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सरकार जब जॉब देने पर आती है तो वो कहीं कहीं से भी जॉब निकाल के लेके आ सकती है, और जब जॉब देने का मूड नहीं होगा तो फिर तुम कुछ भी करते रहना, वो नहीं देनी है तो नहीं देनी है, ठीक है? कई सारे लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखेंगे कि अभी 2023 चल रहा है, मतलब जैसे अब 2023 आप लोगों का देखने को मिल रहा है, एंट्री कर रहे हैं 2023 में, और इसी के साथ में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स जो हैं वो आप लोगों के सामने बहुत सारी आप लोगों को नजर आएंगी। बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये पैटर्न आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर चीज़ों को ढंग से एनालिसिस करके चलेंगे। और ऐसा नहीं कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ही ये काम कर रही है, ये हमेशा से होता हुआ है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, वो इलेक्शन के जस्ट पहले जो है वो लोगों को लुभाने का काम करती है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उनका काम भी है। तो ये अच्छी है बात है कि इलेक्शन आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आती है। बता इसलिए रहा हूँ कि 2023 जो है बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। जिसको कभी जॉब नहीं मिली है, 2023 आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पर है। तो इसमें सिलेक्शन लेकर आप लोगों को जाना है, अपनी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आएंगी हर एक फील्ड में। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा एक आर्टिकल के बारे में जो कि द हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था और ये पीआईबी के अंदर भी कवर किया गया। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड यहाँ पर ये आर्टिकल है। बेसिकली इससे रिलेटेड अकेले से नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड आप लोग इसको टॉपिक को कवर कर सकते हैं। है क्या? अभी हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल और हस्बेंड्री और जो डेयरिंग जो है, यानी कि हमारी कंट्री में जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है, उसके द्वारा बोला गया है कि किसानों को लगभग 50 लाख के करीब रोजगार दिया जाएगा। मतलब क्या है? मतलब कि बहुत सारे लोगों को जो है वो जॉब मिलने वाली है। तो ये जो जॉब जो है ये किस तरीके से मिलेगी और क्या क्या चीजें हैं, तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। कई सारी जो स्कीम्स या मिशन भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगे। मतलब क्या है कि चीज़ें बहुत सारी आप लोगों को एक तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें, एक बहुत बड़ा एरिया हमारे देश में है। अगर बात करें जैसे कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, तो ये अपने ही आप में एक काफ़ी बड़ा एरिया है। जब बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर में, तो बोला जा रहा है कि 50% यहाँ पर स्कीम जो है प्रोवाइड कराएगी 50% सब्सिडी 4 करोड़, 1 करोड़, 60 लाख, 50 लाख रेस्पेक्टिवली काउ, बफेलो, पिग्स, चिकन या फिर यहाँ पर गोट ब्रीडिंग के ऊपर में, ठीक है? तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी अरेंज की जा रही है। यहाँ पर मोबाइल वेटनरी यूनिट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में लगभग 90,000 के करीब जो टोटल और 16,000 के करीब यूथ जो हैं वो मैत्री योजना के तहत यहाँ पर उनको काम मिलेगा। और बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें जो हैं कंट्री के अंदर में जो मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बताई गई। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसको हिंदी में आप लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन ही बोलेंगे क्योंकि हिंदी का ही शब्द है। ये स्कीम जो थी हमारे देश में बेसिकली कैसे हम लोग अपनी इंडिजिनस जो ब्रीड होती है, यानी कि हमारी जो घरेलू या फिर लोकल जो नस्लें होती हैं, उनको कैसे हम लोग और अच्छे से संवार सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2014 में यहाँ पर ये स्कीम दिसंबर के महीने में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को आप लोग एक अम्ब्रेला स्कीम की तरीके से देखते हैं। जब मैं शब्द यूज करता हूं अम्ब्रेला स्कीम, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर बात की जा रही है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ में यहां पर राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना की 2021 से लेकर 26 तक का ये कंटिन्यू रहने वाली है।
तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये आगे आने वाले टाइम में भी आप लोगों को दिखती रहेगी, जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है ये स्कीम आप लोगों को दिखती रहेगी। अगर आप लोगों की योजना 5, 6, 10 साल की है तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है, पर लेकिन अगर आप लोगों की योजना भी 5 साल की है तो 5 साल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखो थोड़ी मजाक अलग बात है, पर लेकिन सीरियस होकर मेहनत कर लो यार, इस साल अपनी जॉब लेकर निकल जाओ, ठीक है। फिर आगे टफ पड़ेगी, वरना बहुत सारी चीज़ें। एक बड़े भाई के तरीके से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग चीज़ों को एक तरीके से समझोगे तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब एक तरीके से आप लोग कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और बड़ा भाई बस बच्चों को बोल रहा हूँ, ठीक है। कई सारे ऐसे होंगे जो मेरे से बड़े भी लेक्चर देख रहे हैं, तो वो उस तरीके से मतलब ना, मैं जब बच्चों से बातें कर रहा हूँ तो उनके एग्जाम के लिए बातें कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कई सारे ऐसे भी हैं जो बुजुर्ग भी कई सारे लेक्चर देखते हैं, तो वो मतलब उनके लिए नहीं, मतलब आप लोग तो नॉलेज के लिए देखते हैं, पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना है, आप लोग तो नॉलेज के लिए देखते हैं, ठीक है। तो नोडल जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो मत्स्य पालन, पशुपालन और जो डेयरी मंत्रालय है वो एक तरीके से यहाँ पर एक तो क्या करते हैं इसके थ्रू, यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं इंडिजिनस ब्रीड, यानी कि हमारी जो लोकल जो गाय हैं, जो लोकल जो पशु हैं, उनकी हम लोग को मिल्क, एक तरीके से मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि उनकी दूध उत्पादन करने की क्षमता भी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ानी है, उसके ऊपर फोकस है। इसी के साथ में हम लोग को चीज़ों को आगे लेकर चलना है, जो हमारी खुद की जो जेनेटिक मेरिट है, हमारे जो खुद के बुल ब्रीडिंग है, उनको भी आगे लेकर चलना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम लोग को बढ़ाना है, क्योंकि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैं अपने घर पे बताता हूँ, हमारे घर पे जैसे भैंस जो है जैसे दूध देना स्टार्ट करती है, आप लोगों को पता है, फिर यहाँ पर मतलब 5, 6, 7 महीने के अंदर अंदर जो है वो दूध जो है वो खत्म होने लगता है, तो फिर से दूध की जरूरत पड़ती है। तो कई बार जो है कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके से एक करते हैं कि जैसे दूध देना बंद कर दे तो फिर बेच दिया, फिर दूसरी भैंस लेकर आ गए या गाय लेकर आ गए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें जो है घर पर ही मतलब एक तरीके से इंसेमिनेशन कराया जाए, उसको आर्टिफिशियल कराया जाए, या घर पर ही आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, और गाँव से आप लोग आते हैं तो उनकी ब्रीडिंग करा दी जाती है, जो भैंस और जो झोटा होता है बेसिकली, ताकि उसका बच्चा पैदा हो सके। बच्चा पैदा होगा तो फिर दूध होगा, तो मेन पर्पज रहता है दूध का। पर लेकिन कई बार दिक्कतें रहती है कि वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, जो कि इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। तो ये किसानों के घर पर डोर स्टेप पे ही सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, ताकि जो भैंस है बेसिकली उसका पीरियड ऐसा ना जाए कि वो बांझ रहे, यानी कि एक तरीके से बच्चा ही नहीं हो रहा है उस ड्यूरेशन में, तो बच्चे होते रहे, ये पर्पज बेसिकली रहता है। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। और इंडिजिनस जो कैटल है, जो बफेलो है, यानी कि हमारे खुद के जो आप लोग बोल सकते हैं कि स्वदेशी जो हमारे जीव जंतु हैं, उनके ऊपर फोकस देने की बात की जाती है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत में, ठीक है। तो अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कोई पूछे तो याद रखिएगा। कंपोनेंट कैसे कैसे अगर आप लोग हैं इसके बारे में देखें तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी यहां पर एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट करना है इंडिजिनस ब्रीड लोकल, फार्मर को इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है, स्किल उनकी डेवलप करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जेनेटिक जो मेरिट है यहाँ पर, उसके जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी यहाँ पर एक हाई जेनेटिक मेरिट जो है वो अवेलेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। यानी कि अपनी खुद की लोकल चीजों को और स्ट्रेंथन करने की बात यहां पर की जा रही है। तो ये इनिशिएटिव हो गया आप लोगों का एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। जिसको क्या बोला गया, इसको बोला गया बेसिकली राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसके अंदर एक नहीं कई सारी चीजें आ गई। अब कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं, जैसे आप लोगों को नकुल यहाँ पर प्रजनन बाजार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, बेसिकली क्या हो गया यहाँ पर, ये कई सारे ऐसे आप लोगों से अलग अलग भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। अगर आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग उसको समझ पाएंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने बेसिकली। इससे पहले ये देखिए, फिर नेक्स्ट वाले स्लाइड पर चलेंगे, एक एक कर स्टार्टिंग से चलते हैं। जितने भी सारे इनिशिएटिव है, बहुत सारे इनिशिएटिव मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे गोपाल रत्ना अवार्ड हो गया यहाँ पर, तो ये फार्मर्स के लिए है, ताकि बेस्ट जो आप लोगों को इंडिजिनस ब्रीड प्रैक्टिसिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले, तो उसको मैनेज किया जाए और उसके तहत यहाँ पर ये काम किया जाता है। कामधेनु जो है यहाँ पर, ये एक बेस्ट मैनेज की जाने वाली इंडिजिनस तरीके से इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रस्ट या फिर एनजीओ बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर काम करती है। गौशाला, ठीक है, अपनी लोकल ब्रीड को लेकर। गोकुल ग्राम के बारे में, तो ये डेवलप कर जा रहा है ब्रीड को लेकर, 40% जो नॉन स्क्रिप्टेड ब्रीड है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेशनल कामधेनु ब्रीड सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके तहत स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ई पशु हाट, जैसे भोजन है, एक पोर्टल होता है, बाजार होता है, ऐसे यहाँ पर पशु के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके हट, आप लोगों को यहाँ पर ये हट आप लोगों को देखने को मिलेगी बाजार टाइप में।
नकुल जो बेसिकली यहाँ पर ये एक तरीके से प्रजनन जो बाजार है आप लोगों को यहाँ पर ये नजर आ रहा है। तो ये ई मार्केट पोर्टल है जहाँ पर जो ब्रीडर है या फार्मर है उनकी जो उसको कनेक्ट किया जा सके, और इसी के साथ में डिजीज फ्री यहाँ पर जर्म प्लाज्मा जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि गुणों एक रोगों से दूर करने की बात की जाएगी। पशु संजीवनी, जैसे संजीवनी देकर जो है लक्ष्मण जी को बचाया गया था, उसी के नाम पर यहाँ पर रखा गया। एनिमल हेल्थ को इनहेंस किया जाएगा। एडवांस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डिजीज फ्री फीमेल जो यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखते हैं उनको, मादा जो फीमेल है उनको बेसिकली ठीक किया जा सके। नेशनल जो बोवियन जेनेटिक जो यहाँ पर बेसिकली जीनोमिक जो सेंटर फॉर इंडिजिनस ब्रीड NBGC ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि हाई जेनेटिक मेरिट जो यूथ एज पर फोकस किया जाएगा। इसी के साथ में AHIDF स्कीम है यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पर पैकेज भी दिया जा रहा है, इंसेंटिव दिया जा रहा है जो इन एरिया में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरीके की सपोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाए, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ पर तो आप लोग देखते हैं 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, हमारे देश के अंदर में जो लाइव स्टॉक है यानी कि जो भी हमारे जो जानवर है पशुधन जिनको आप लोग बोलते हैं, वो एक बिग पोटेंशियल है प्रोवाइड करने के लिए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू द रूरल एरिया। यानी कि एक तक खेतों से आप लोग कमाई कर रहे हैं, एक है कि इनका दूध बेचकर, इनके बच्चे बेचकर, वो सारी चीजें भी एक तरीके का यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। तो डिस्कस करना है कि कैसे इसको सुटेबल मेजर्स लिए जाएं ताकि इस सेक्टर को हम लोग प्रमोट कर सकें और किसानों के पास में एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम आ सके पैसे कमाने का, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो गया ना। यहां पर ये कुछ क्वेश्चन भी हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में बात की जा रही है, तो इंप्लीमेंट किया जा रहा है फॉर द डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस जो भी यहाँ पर एक तरीके से जो बोवियन जो ब्रीड है यहाँ पर 2014 से। इसी के साथ में यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस अम्ब्रेला स्कीम है जो कि पशुधन विकास योजना 2, ये एक तरीके से इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंस 2 ईयर, ठीक है। तो करेक्ट क्या है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है, ABCFD। सही आंसर क्या है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, सही आंसर है A, क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस स्कीम है 2021 से लेकर 26 तक का, ना कि 2 साल के लिए। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और क्या क्या है, वो सारी बातें करेक्ट है बिल्कुल। तो आंसर A हो गया यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, गोपाल रत्न अवार्ड या फिर कामधेनु अवार्ड या फिर गोकुल जो ग्राम हो गए यहाँ पर, इनको मैच करने के लिए आप लोगों के सामने कौन सा करेक्टली मैच है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, वो है A, क्योंकि ये आप लोग देखने को मिलेगा ये अलग अलग तरीके से मैच है। तो यहाँ से इसको एक बार चेक करके देख लेना, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का ये कि यार टॉपिक को इस तरीके से तैयार कर लो अपने आप को कि आप लोगों से कुछ भी पूछा जाए वहां पर उसके ऊपर भी आंसर दे सकें आप लोग यहाँ पर। और जो इनिशिएटिव वगैरह है वो भी सारे आप लोगों को बता दिए, क्वेश्चन भी फ्रेम कर अटैम्प्ट करवा दिए और आंसर राइटिंग भी हो गया। तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। डाउट हो तो बताना, और डाउट नहीं है तो मजा लो, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। ओके, तो अच्छे से एक एक टॉपिक को क्लियर करके चलना है। आइए आप लोगों को थोड़ा सा मीठा मुंह यहाँ पर करा देता हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर सर्दियों में खासकर मीठा मुंह करने की, और बात करूंगा आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर मुआ के बारे में, या मेवा आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में। और आप लोग अगर मीठे के शौकीन हैं, अच्छा कितने आप में से ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर है जो मीठे के बहुत शौकीन है? मतलब यार मैं तो हूँ, मतलब मैं तो हूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइए आप लोग हैं कि नहीं है। तो बात करते हैं यहाँ पर जयनगर मुआ के बारे में, एक तरीके से मावा मेवा आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो कहाँ पर ये लोकेटेड है, पहले तो आप लोगों को यहाँ पर जयनगर के बारे में पता होना चाहिए, एक तरीके से जयनगर भी बेसिकली इसको बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल के अंदर में आप लोगों को नजर आएगा। इसके अंदर में जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो मोआ है या फिर मेवा आप लोग बोल सकते हैं, इसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला हुआ है। अब इसका ये भौगोलिक संकेतक का जो दर्जा है ये 10 साल जो है उसको एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, यानी कि जीआई टैग जो है यहाँ पर उसको 10 साल का एक्सटेंशन अभी आप लोगों को देखने को मिला है। नॉर्मली कहते हैं ना कि जीआई टैग जो है वो आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, उसको मतलब इतने ही टाइम तक मिलता है, तो उसको एक्सटेंड अभी कर दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लोकल डिश नहीं होती है जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग होती है। कई सारे लोग बोलते हैं यार आगरा का पेठा खाना है, मथुरा का पेठा खाना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, ठीक है, मैंने नहीं खाया, मतलब मन है, मैंने सुना जब इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है, और जहाँ पर भी आप लोग जाओगे सम स्पेशलिटी आप लोगों को नज़र आती है, ठीक है। जैसे 3 इडियट में नहीं बोलता है कि ढोकला फाफड़ा, ठीक है, वो वाली चीज़ें। तो 2014 में इसको जीआई टैग का दर्जा मिला था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये काफ़ी एक अच्छी स्वीट डिश है जो कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में प्रिपेयर की जाती है। प्रॉपर इसके अंदर में यार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दिया, इसी के साथ में घी वगैरह, मतलब शानदार तरीके से जो लोकल चीज़ें होती हैं सारे नट वट डाल के, अपना बादाम छुआरे सब कुछ डाल के। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर नॉर्थ इंडिया से आप लोग आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पेड़े हो गए, ठीक है। पेड़े को नॉर्मल बना दिया जाता है, तो एक तरीके से मेवा वगैरह और उसमें मिला के अपना जो बूरा वगैरह होती है उसमें अपना डाल के थोड़ा बहुत जो भी अपना चीज़ें। पर लेकिन अगर देखोगे और भी कई सारी मिठाइयाँ होती हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। आप लोगों ने कि एक तरीके से कलाकंद आप लोगों ने सुना होगा उसको, थोड़ा सा वो एक अच्छी चीज़ बनती है जिसमें कई सारी चीज़ें मिलाकर एक तरीके से जो घिया की लोज वगैरह जो बनाई जाती हैं, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो उसी टाइप में आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो। ये पहली बार जब प्रिपेयर की गई थी 1904 में प्रिपेयर की गई थी। तो आशुतोष दास थे जो ऑफ जयनगर, जिनके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया। सोचो किसी इंसान ने ऐसी चीज़ बनाई कि उसको चल के आगे जीआई टैग का दर्जा मिल गया। तो अपने ही आप में कितनी बड़ी बात है अगर आप लोग इसको ऐसे देख के चलते हैं, है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह की चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जीआई टैग का दर्जा आप लोग याद रखिएगा, भौगोलिक संकेतक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड इसलिए दिया जाता है ताकि उस चीज़ की इंपॉर्टेंस जो है वो बना के रखी जा सके, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है, तो कन्फ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। जब मैं आप लोगों से जीआई टैग के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, ये ओनली हमारे देश से रिलेटेड नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ताकि चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड जो भी यहाँ पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो एक रूल और रेगुलेशन है वो यहाँ पर प्रस्तुत करता है। अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक ऐसे प्रोडक्ट को ये प्रोटेक्शन मिल जाए तो उससे एक तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है उस प्रोडक्ट को, यानी कि कोई उस प्रोडक्ट का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरा यहाँ पर कंज्यूमर जो है, यानी कि अगर आप लोग भी खरीद रहे हैं तो आप लोगों को डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं ओरिजिनल माल मिलेगा। तो इससे आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा, सही तरीके से आप लोगों के पैसे का यूटिलाइजेशन हो सकेगा, एक प्रॉपर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर फायदा क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट होगा और वहाँ पर लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट जनरेट भी होगा, क्योंकि जिसको जीआई टैग बनता है उस प्रोडक्ट की मार्केट में मांग बढ़ जाती है, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूज जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर, वो इसको रोका जा सकता है जब किसी को जीआई टैग यहाँ पर मिल जाता है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रखी जा सकती है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें दार्जिलिंग की टी के बारे में, दार्जिलिंग की टी अगर उसको गलत तरीके से अगर बात करें किसी पर्टिकुलर एरिया की जो चाय है उसके ऊपर दार्जिलिंग का ठप्पा लगाकर बेचे जाए तो उसी प्राइस पर वो बेच रहे हैं, तो फायदा किसको होगा, वो होगा बेचने वाले को, नुकसान किसको होगा, वो होगा कंज्यूमर को। और दार्जिलिंग की टी की क्वालिटी को यहाँ पर नुकसान होगा क्योंकि उसके नाम से वो चीज़ें बेची जा रही हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मेरे नाम से कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचने लगे कि वीर सर जो हैं वो यहाँ पर पढ़ाते हैं। अभी बताया था ना मैंने कुछ दिनों पहले, कुछ ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि लेक्चर उठाकर अपनी बेसिकली कोर्स में डालकर बोल रहे हैं कि वीर सर यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो ये काफ़ी एक घटिया तरीके की स्ट्रेटजी आप लोग बोल सकते हैं कि सामने वाले एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए। और इससे क्या होता है, इससे सामने वाला भी ये सोचता है कि सर तो एक बोल रहे हैं कि मैं कहीं नहीं पढ़ाता हूँ, बस यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो एक बच्चे ने बोला सर आप तो बोले थे आप कहीं नहीं पढ़ाते हैं, यहीं पे पढ़ाते हैं। तो फिर वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू भी फिर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है और ऐसा पहले भी हो चुका है, मेरे नाम से पहले भी कई सारी चीज़ें ऐसी की जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से भी इरिटेशन क्रिएट करती हैं। मैंने कहा कम से कम पूछ तो लिया करो यार, एटलीस्ट पूछ भी नहीं रहे हैं, अपने आप ही बस उठाया और डाल दिया और बेच रहे हैं मतलब कोर्स। तो ये काफ़ी एक घटिया चीज़ रखती है, एक इतनी घटियापंती करते हैं लोग जिसकी कुछ हद नहीं है पैसा कमाने के लिए। उन्हें कहते हैं गिरी हुई हरकतें। तो आज की डेट में डुप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये काफ़ी एक ऐसा इशू है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च एंड स्टडी करवाई। तो यहाँ पर पता चला आज की डेट में 80 से 85% लोग जो हैं ये माना जाता है कि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि ओरिजिनल के नाम पर डुप्लीकेट प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। कुछ तो ऐसे जिनको पता ही नहीं पाता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ऐसे भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको लगता है कि ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो डुप्लीकेट उसी के जैसा खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी एप्पल के आईफोन आप लोगों को मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आईफोन जो है वो 1-1 लाख से ऊपर के हैं, पर उन्हीं का जो क्लोन बनाकर वो क्या किया जा रहा है, वो आप लोगों को 10-10, 12-12 हज़ार रुपए में बेचा जा रहा है। पर लेकिन क्या वो वर्थ इट है? जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कोई प्रोडक्ट जाना जाता है वो उसकी चीज़ अंदर है ही नहीं है, तो दिखाने के लिए कोई चीज़ खरीद लेना मुझे नहीं लगता कि ये सही चीज़ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब बात करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में, तो हमारे देश में कानून है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं 1999 का।
ये कानून यहाँ पर एक तरीके से ये चीजें प्रोवाइड कराता है कि आप लोग यहाँ पर इसके तहत क्या कर सकते हैं, इसके तहत चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर रजिस्टर करके। और चेन्नई में आप लोगों को यहाँ पर इसका बेसिकली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वैलिडिटी क्या रहती है, 10 साल रहती है, यानी कि 10 साल की वैलिडिटी आप लोगों को यहाँ पर इसको लेकर देखने को मिलती है। ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट भी हो सकता है, नेचुरल भी, मैन्युफैक्चरिंग का कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। उसी के साथ में जो पेरिस कन्वेंशन है उसके हिसाब से भी यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर मतलब ये हो गया कि अगर कोई प्रोडक्ट है यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अगर यहाँ पर उसको जीआई टैग जो है आप लोग दे देते हो। तो ये फायदा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं, आप लोग याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर यहाँ पर हो जाएगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम से आप लोग देखिए दुनिया में कैसा ट्रेड चल रहा है उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। ये मतलब कि एक संगठन है जो विश्व लेवल पर क्या व्यापार चल रहा है जो कि उसको मैनेज करता है। इसके बारे में ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से बने एग्जाम में। 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। इससे पहले क्या था, इससे पहले था GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये पहले ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। अब मार्कस एग्रीमेंट यहां पर लाया गया और उसके बाद में यहां पर उरुग्वे राउंड चला फिर काफी लंबे तक, तब यहां पर WTO आया। आखिर GATT में और WTO में क्या डिफरेंस है? ये जो थी वो लिमिटेड चीज पे काम करती थी, खासकर जैसे गुड्स के लिए ओनली काम करती थी। अब WTO जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जो कि गुड्स के साथ साथ में सर्विसेज के ऊपर भी काम करती है। मतलब जैसे मान लीजिए आप लोगों को बनारस की साड़ी बेचनी है तो वो क्या हो गया, वो एक गुड हो गया, वो एक सामान हो गया। पर लेकिन टीचिंग किसी को करनी है तो ये एक सर्विस हो गई, किसी को वकील बनना है वो एक सर्विस हो गई, डॉक्टर बनना है वो सर्विस हो गई। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज की कैटेगरी में आती हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि कई बार क्वेश्चन बने जब ये बन गई डायरेक्टर, मतलब ऐसा लगा कि एग्जामिनर को कुछ नहीं दिखा तो बस इसको क्वेश्चन को डालो। क्यों? क्योंकि पहली ऐसी पर्सन बनी वुमेन जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल बनी। इनका नाम नकोजी ओंकोजो एवेला, इनका नाम NOI, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, फर्स्ट ये है पर्सन जो कि नाइजीरिया से निकल कर आए, फर्स्ट महिला, फर्स्ट अफ्रीकन। तो इसलिए कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। करंटली अगर कोई मेंबर पूछे तो 164 है। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अभी कौन सा मेंबर इसके अंदर जुड़ा है, ये आप लोगों को बताना है। ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। दोस्तों ये रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज़ में था, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, जो इसके बारे में अगर आप लोगों से बात करें तो ये इसके बारे में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहाँ पर लॉन्च किया गया, क्या क्या मुद्दे हैं। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहले शब्द मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर खराब हो चुकी है तो उसको थोड़ा सुधारना। अक्सर आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि मिट्टी पा यार, इस बात के ऊपर चल आगे बढ़, तो वो वाली बात है। तो मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम MWP, तो ये एक तरीके से स्टार्ट किया गया 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं। तो मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम जो है वो सजेस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, ताकि जो भी आज की डेट में कई सारे लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इतना एमिशन कट कर लेंगे, ठीक है। पर लेकिन प्रतिज्ञा जो है वो यहाँ पर एम्बिशन बढ़ रही है, पर लेकिन इतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बीच में गैप बढ़ जा रहा है कि जो कस्में खाई हैं और जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कई सारी रिपोर्ट ऐसी आती हैं कि करंटली जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर देखने को मिलता है कंट्री का, वो इनसफिशिएंट है कि हम लोग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब क्या है? ये बिल्कुल ऐसे है कि आप लोगों को सिलेक्शन तो लेना है यूपीएससी के अंदर में, पर लेकिन पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं बेसिकली स्टेट पीसीएस के लेवल पर। आप लोग यूपीएससी के लेवल पर थोड़ा सा और मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी और ज़्यादा रिफाइन आंसर आप लोगों को देने पड़ेंगे। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो इंसान यूपीएससी में अगर बात करें कई बार उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं, पर स्टेट पीसीएस के अंदर में अच्छी रैंक आ जाती है। तो यहाँ से आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं कि स्टेट पीसीएस के अंदर में थोड़ी सी कम मेहनत चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट पीसीएस में बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे लेवल की मेहनत वहाँ पर भी चाहिएगी, पर थोड़ी सी कम लगेगी यूपीएससी के कंपेयर में। तो यही यहाँ पर बोला गया कि जितना आप लोग डिटरमाइन कर रहे हो कि इतना टारगेट हम लोग को रखना है, वो सही है, कुछ काम करेगा, पर लेकिन वो आप लोगों की जो टारगेट है कि इतना टेम्परेचर आप लोग कम करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो कम नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी। तो मिटिगेशन वर्क जो प्रोग्राम है ये इसी के लिए बात कर रहा है कि स्केल करो अपनी एम्बिशन जो है, थोड़ा सा और मेहनत करो ताकि आप लोग अपना टारगेट जो है वो अचीव कर पाओ। वरना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे, सारे लगे रह जाओगे और ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है ये याद रखेगा। यूएसए के द्वारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में देखने को मिला। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 कहां पर हुई थी ये आप लोगों को बताना है। WMO जिसको आप लोग वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए
कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2021 जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर पब्लिश की गई थी और इस सीरीज में ये सेकंड रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो WMO वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पर ये, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करता हो आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। विश्व वैज्ञानिक, इसको मौसम वैज्ञानिक आप लोग बोलोगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। तो इसकी हाईलाइट क्या है? बेसिकली इसके द्वारा बोला गया कि एक तरीके से जो इकोनॉमिक लॉस है, जो भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं, कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से जो लॉस है वो लगभग 35 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा, मिला था 2021 के अंदर में। और ये जो लॉस है, ये इतनी सारी चीजें इस तरीके से बढ़ रही हैं कि आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है। इंडिया जो है वो सफर किया यहाँ पर 4.4 बिलियन स्ट्रॉम की वजह से, और एडिशनल 3.2 बिलियन जो फ्लड यानी कि जो बाढ़ आई है, यानी कि जो तूफान आता है ना, कई बार कई सारे खंभे टूट गए, कई सारी चीजें हो गई, बर्बाद हो गई बहुत सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। कई सारे इस तरीके के तूफान भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो कई सारे एक्सीडेंट तक भी यहाँ पर करा कर जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ऐसे इश्यू निकल कर आते हैं। तो जो भी तूफान आते हैं कोस्टल एरिया में, खासकर साइक्लोन जो बन जाते हैं, वो वहाँ पर खतरनाक इंपैक्ट डालकर जाते हैं, पूरा ढांचा बर्बाद कर देते हैं। जो हमारे कोस्टल एरिया है, आप लोग उनके बारे में समझ सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इस रिपोर्ट में ये सारी बातें जो हैं वो मेंशन की गई है। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हो, है कि नहीं। दोस्तों ये एक ऐसा मुद्दा है जो टाइम टू टाइम आप लोगों को कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। हम लोग बात करते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में। हमारे देश में संविधान के अंदर जब आप लोग जाकर झांकोगे तो पार्ट 3 है, उसमें पार्ट 3 में संविधान में ये बोला गया है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का, कि हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार हैं। इन मूल अधिकार के अंदर में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक का जो आप लोग को आर्टिकल दिए गए हैं, वो बेसिकली काम करते हैं किसके ऊपर? वो बात करते हैं आप लोग के राइट टू रिलीजन के ऊपर। यानी कि आप लोग को अधिकार है कि अपना रिलीजन आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों को ये अधिकार कतई नहीं है कि किसी इंसान को आप लोग फोर्स करो कि उसको खुद अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए बोलो, या फिर उसको कोई लालच दो, उसके बेस पर आप लोग उसका रिलीजन जो है वो कन्वर्ट कराओ। ये अधिकार आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है। तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो है यहाँ पर, ये बहुत ही एक ऐसा लॉ बन गया आज के डेट में जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला भी कि आप लोग क्या एफर्ट कर रहे हो इसके ऊपर, ताकि फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन जो किया जा रहा है उसको रोका जा सके। सोचो एक तबका जो है गरीब, जो बहुत ही गरीब है सोसाइटी के अंदर में, उसको लालच दे दिया कि हमारे रिलीजन में आ जाओ, यहाँ पर तुमको जॉब मिल जाएगी, एक तरीके से रहने के लिए घर प्रोवाइड करा देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें। और कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में ऐसे कई सारे इंसिडेंट रिसेंटली देखने को मिले। तो उसको रोकने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि भाई कुछ तो करो इसके पीछे, ताकि ऐसी चीजों को रोका जा सके। तो यहां पर इसको रोकने के लिए यहां पर कोई प्रॉपर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई लेजिस्लेशन नहीं लाया। हालांकि जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कई सारे राज्य मिलकर यहाँ पर फोर्स, फ्रॉड या फिर कोई भी ऐसा गलत तरीके से अगर कोई कन्वर्जन किया जा रहा है जिसमें यहाँ पर इंसान की खुद की इच्छा नहीं है कि उसको यहाँ पर ये रिलीजन अपना कन्वर्ट करना है, पर फिर भी उसको फोर्स किया जा रहा है कि नहीं तुमको ये कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। और कई बार तो यहाँ पर इंसानों को डराया भी जा रहा है कि अगर कन्वर्ट नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आज के डेट में समाज में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि कोई किसी के ऊपर दबाव बना रहा है, कोई लोभ दे रहा है, कोई धोखाधड़ी से काम कर रहा है, तो ये गलत है, इसको रोकना है। और इसी में यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस भी है, इसको आप लोग यहाँ पर देखते हैं। जो केस है इसको बोलेंगे रेव, इसी के साथ में स्टेनलेस, ये एक केस है जो हमारे देश में वर्सेस मध्य प्रदेश का निकल कर आया था 1997 में। तो यहां पर भी बोला गया कि आप लोगों को अधिकार है कि आप लोग अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हो, पर आप लोगों को किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो राइट टू प्रोपगेट जो है उसमें कहीं भी नहीं देखने को मिलता है राइट टू कन्वर्ट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने धर्म का प्रचार करो, लोगों को बताओ अपने धर्म की अच्छाइयां, लोगों को पसंद आएगा तो वो अपने आप जुड़ेंगे, और अगर पसंद नहीं आता है तो उनको फोर्स नहीं करना है, लालच नहीं देना है गलत तरीके से अपने धर्म को एक तरीके से उनको अपनाने के लिए। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात थी यहाँ पर, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करो, किसी और के धर्म के बारे में कभी भी नेगेटिव मत बोलो। ये हमारे देश की खूबसूरती है, कितने सारे लोग हम लोग मिलजुल कर रहते हैं इस कंट्री के अंदर में, पर शांतिपूर्ण माहौल बनाना भी जरूरी है साथ में। इकोनॉमी के अंदर में एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ICICI के अंदर में लोन से रिलेटेड जो केस देखने को मिला, CBI ने यहाँ पर अभी जो वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन है जिनका नाम है वेणुगोपाल धूत, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया है।
वीडियोकॉन अपने आप में काफ़ी एक अच्छी और रेप्यूटेड कंपनी है यहाँ पर लेकिन जब लोन की बात आती है तो कई बार कई सारे बैंक के साथ में कई सारे गठबंधन कर कर अब अंदर ही अंदर जो है एम्प्लॉय के साथ में उल्टी सीधी हरकतें कर कर कई बार गलत तरीके से लोन लिया जाता है और अपने फेवर में लोन दे देना, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो कई बार ऐसी केसेस निकल कर आते हैं और फिर पता चलता है कि कोई सारे नीरव मोदी और यहाँ पर आप लोगों को पता है फिर क्या होता है, मालवीय टाइप के लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रोकने के लिए यहाँ पर हमारे देश में कई सारे स्टेप उठाए गए और बैंक के अंदर में जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिनको आप लोग एनपीए बोलते हो। यानी कि जो पैसा किसी को दे दिया और उसके वापस आने के चांस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, मतलब इंटरेस्ट तो दूर की बात करो, पैसा भी यानी कि मूल भी वापस नहीं आएगा, उसको यहाँ पर एनपीए बोल दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमारी कंट्री में, जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इंडिया थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी सुपर पावर 2037 तक का, जो कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी देखने को मिलेगी 2035 तक का। ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड जो बिजनेस रिसर्च है उसके द्वारा ये बातें बोली गई है। आज की डेट में हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन के करीब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी को बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा कि जल्दी से जल्दी इसको 5 ट्रिलियन की कैटेगरी में हम लोग को लेकर आना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 से लगभग 3.5 ट्रिलियन की आप लोगों को देखने को मिल रही है, 3.5 की है लगभग, ठीक है, 3 3.5 पर। लेकिन यूएसए की कितनी है अगर आप लोगों से कोई पूछे, यूएसए की जो इकोनॉमी है वो है 23 ट्रिलियन। तो आप लोग लगा सकते हैं यूएसए की इकोनॉमी कितनी बड़ी है हमारे कंपेयर में। पर आप लोगों को ये बताना है चाइना की इकोनॉमी कितनी है अगर अपने कंपेयर में आप लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से आप लोग चीज़ों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितने आगे चल रहा है, कौन कितने पीछे है और उस पर कितना काम करना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट HCL यहाँ पर कॉर्प और इसी के साथ में वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर बात की जा रही है, इनके द्वारा एक एक्वापेन्योर ग्लोबल फ्रेशर जो यहाँ पर वाटर इनोवेशन चैलेंज देखने को मिला, जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया। तो इस फील्ड में अगर स्टार्टअप आते हैं तो पानी वाले फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर अभी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसमें यहाँ पर अभी रेस करने की बात की जा रही है, मार्केटिंग जो बढ़ रही है उसके चलते। तो इसके बारे में देखिए, गवर्नमेंट क्या होती है अपनी सिक्योरिटीज़ का इस्तेमाल करती है काफ़ी अच्छे से पैसे को उठाने के लिए। तो टाइम टू टाइम मार्केट में लिक्विडिटी लानी है या फिर लिक्विडिटी जो है वो ख़त्म करनी है, तो गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आरबीआई के द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। ओके, तो हालांकि दोनों कनेक्टेड भी आप लोगों को नजर आते हैं यहाँ पर, आरबीआई और गवर्नमेंट जब काम करती है। तो ये जो न्यूज़ है ये एक ऐसे देश के बारे में है जिसका नाम है सर्बिया। अब सर्बिया आप लोगों के सामने है, यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग सर्बिया की देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली एग्जैक्टली ऊपर हंगरी, इधर रोमानिया, ठीक है, नीचे मोंटीनिग्रो, ये आप लोगों को सर्बिया देखने को मिलेगा बीचों बीच में। क्यों इसके बारे में बातें कर रहा हूँ आप लोगों से, अभी आप लोग समझ जाओगे। सर्बिया एक ऐसा देश बन गया जो कि वीज़ा फ्री एंट्री इंडियंस को डिनाई कर रहा है 1 जनवरी से। यानी कि हमारी देश का पासपोर्ट था पहले, वहाँ पर आप लोग जा सकते थे ओनली पासपोर्ट लेकर, पर अब वहाँ पर वीज़ा लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चाइना के क्यों ये आखिर ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से इनके द्वारा ये स्टेप उठाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कौन से देश ने इसको टर्मिनेट कर दिया है। 1 जनवरी से ये टर्मिनेट हो जाएगा। चाइना के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर एंड करना क्वारंटीन फॉर जो इन बाउंड्री जो ट्रेवल्स हैं। तो चाइना के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं, जो भी है थोड़ा सा आइडिया रखेगा। 40,000 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कराया गया, फिलीपींस के अंदर फ्लड आ रही है उसकी वजह से। चाइना ने 71 वॉरप्लेन और 7 जो सिप है वो ताइवान की ओर जो है वो यहाँ पर भेजने की बात की जा रही है। देखिए, ताइवान को लेकर चाइना जो है और खासकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी रहता है जब यहाँ पर यूएसए ताइवान को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। 48 लोगों की जान चलेगी, मैसिव जो आप लोग यहाँ पर यूएसए के अंदर में तूफान देखने को मिल रहा है। तो कहानी जो है वो खस्ता हो रखी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, बोला गया कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, देखता हूँ कौन आंसर देता है। छोटू कौन बनेगा करोड़पति का, ये तो आंसर आप लोग दे ही देना क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में था जिसकी कुछ हद नहीं है। सारे पार्लियामेंटेरियन को यहाँ पर उसके अंदर बैठाकर पार्लियामेंट के अंदर में जो उनको मिलेट्स यानी कि जो भी बाजरा वगैरह मोटे अनाज की रोटियाँ खिलाई गई, तो उन्होंने सबने शानदार तरीके से एंजॉय किया। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब सेलिब्रेट कर रहे हैं, 21, 22, 23 या फिर 25, ये आप लोगों को बताना है क्योंकि इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया गया इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी वजह से न्यूज़ में था।
बात की जा रही है कि हाउ मैनी स्टेट जो है वो एश्योर कर चुके हैं कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ रिवेन्यू रिगार्डिंग द जीएसटी ईयर एज पर द जीएसटी एक्ट। तो कितने लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में बातें की है, 3, 5, 7 या फिर 10, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन आंसर देता है। PSLV C-54 रॉकेट जो है इसरो के द्वारा सैटेलाइट जो है लॉन्च किया गया था एब्रोड में। तो एब्रोड से यहाँ पर ओशियन सेट 3, ये ICRISAT-3, इसी के साथ में एस्ट्रोसैट 3 RISAT ये 3। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। जब तक आप लोग इनका आंसर दो तब तक मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑरेंज रिवर के बारे में बताता हूँ। ये नदी आप लोगों को देखने को मिलेगी साउथ अफ्रीका के अंदर में। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है, थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे तो ये एग्जैक्ट रिवर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी अगर बने तो एग्जैक्ट थोड़ा सा और ध्यान से देखना हो तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। ये जो रिवर है लगभग 2432 किलोमीटर लंबी आप लोगों को देखने को मिलती है, और इसके अंदर में जो लिसिथो है वहाँ पर भी आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो नजर आएगी। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं। ऑरेंज रिवर के बारे में कोई पूछ जाए कहाँ पर है, क्या क्या लोकेट है, कई बार न्यूज़ में भी रहते हैं कई सारे रीजन की वजह से, तो आइडिया रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये क्वेश्चन है CSAT का, इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और इसी के साथ में आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, तब तक मैं आप लोगों को आंसर ही बताता हूँ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है D, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाती है। नाम से भी आप लोग देखते हैं बिल्कुल वही नाम है, वही रिपोर्ट है, तो कॉमन सेंस भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 2023 को इंटरनेशनल जो ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट कर रहे हैं और इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इसको ऐसे सेलिब्रेट करने में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये लगभग 5 के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आंसर बी हो गया। स्टेट नहीं था यहाँ पर, साल था, कितने साल तक का जीएसटी रिवेन्यू का कंपनसेशन देने की बात की गई थी। तो 2017 में आया था, 17 में 5 साल जोड़ दो आप लोग, यहाँ पर क्या हो गया 2022 तक का टारगेट किया गया था। तो सारे स्टेट बोल रहे थे कि यार थोड़ा सा और बढ़ा दो, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है मना कर दिया था इसके चलते। तो कई सारे इशू चल रहे हैं, तो बढ़ाया गया है या फिर नहीं बढ़ाया गया है, ये आप लोग बताइए। इसको जाकर सर्च करना थोड़ा सा और माइंड में क्लैरिटी आएगी। आंसर क्या है यहाँ पर, ये आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों का A, यानी कि ओशियन सेट क्रेस्ट। तो ये 3 है यहाँ पर, ये सही आंसर है या फिर नहीं बताइए। करोड़पति कौन बनाया करोड़पति में, ये आंसर बिल्कुल सही जाता है, ठीक है। बाकी CSAT का आंसर जो है वो आप लोगों का A है, जो कि एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर आप लोगों के सामने है, कन्फ्यूज आना नहीं है। तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर इसको लेकर A हो गया। 5 नए शब्द आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे, बोलने में आप लोगों की हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग में आप लोगों की हेल्प करेंगे। NDA CDS SSC बैंकिंग में डायरेक्ट आप लोगों से एंटोनिम सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला शब्द यहाँ पर यह है पर फंक्शनरी। तो ये होता है एक तरीके से यहाँ पर असावधान, यानी किसी चीज़ को लेकर सावधान ना होना, कोई भी ऐसा एक्शन लेना जिसमें आप लोग इंटरेस्टेड भी ना हो और एक तरीके से आप लोग उसको रियल तरीके से करना भी नहीं चाह रहे हो, विदाउट रियल इंटरेस्ट, बस हाँ ठीक है चलो ठीक है हो गया। वही कई सारे बच्चे ऐसे तो बिल्कुल जोश में आते हैं वीडियो देखने, यार वाओ आज कुछ नया सीखेंगे, जिनको पता भी नहीं चलता वीडियो कद में चली जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि बैठ के टाइम देखते रहते हैं कि यार वीडियो खत्म क्यों नहीं हो रही, इतनी लंबी वीडियो क्यों चल रही है, नीचे कमेंट करेंगे। तो दोनों में डिफरेंस पता है कितना बड़ा हो गया, आप लोग समझ रहे हो उसको। एक वो जो कि दिल से वीडियो देख रहा है, अच्छे से सारी चीज़ सीखता हुआ चल रहा है, और एक वो कि जो टाइम पास कर रहा है, वो सारी मिनट बस इसी वीडियो में से बचाएगा, बाकी सारा टाइम पूरा ढंग से यूटिलाइज करेगा। पता है आप लोगों को, 1 मिनट बेकार नहीं करेगा, ना शॉर्ट देखने में, ना इधर उधर गप्पे फेंकने में, ना फ़ोन पे, ना व्हाट्सएप पर, ना किसी सोशल मीडिया हैंडल पर। इतना पंक्चुअल बंदा है वो, बस यहीं से मिनट बचानी है उसको, यहाँ ज़्यादा ना मिनट लग जाए। तो आप लोग समझ सकते हैं सारी चीज़ें, मेरा बोलने का मतलब क्या है। तो पता चलता है इंसान का कि वो कितना प्रोडक्टिव है, अगर वो सब जगह प्रोडक्टिव रहे। पर यहाँ वीडियो में टाइम बचाना है, वो थोड़ा सोचने में मुझे कई बार लगता है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं चलता कब टाइम निकल गया, वो लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो को समझ भी रहे हैं, सारी चीज़ें जो जरूरी है उसको सीख भी रहे हैं। तो आप लोग खुद सोचो क्या सही है। एक शब्द जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था ये है एग्जैजरेटेड, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, ठीक है। मतलब एक तरीके से बिना रियलिटी बताए हुए इस चीज़ को बताना, ठीक है। यानी कि मैं बोलने लगूँ कि एक तरीके से ना कुछ भी किसी चीज़ के बारे में बताने लगूँ, यार मैं वहाँ घूमने गया था, ओ भाई साहब क्या मज़ा आता है वहाँ पे, मतलब ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा बिल्कुल। जाने के बाद में आप लोगों को ऐसा लगा जन्नत में आ गए, और जाकर देखा तो वहाँ पर गंदगी है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ढंग का। एक तरह मैं झेला तो ये भी झेलें, मैं क्यों बताऊँ सच्चाई, वो वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो जाए।
जबकि आप लोग देखो, एक बच्चे ने क्या किया, अपने दोस्तों को बेसिकली वीडियो बताई कि ये वीडियो देख लो कि काफ़ी अच्छी है, तो उसने मुझे शेयर भी किया था अपना एक्सपीरियंस, तो उन्होंने सबने वीडियो देखना स्टार्ट कर दी। तो वो खुद उसके सामने बड़ाई कर रहे हैं, वाह यार कितनी अच्छी वीडियो और ये वो। तो उसने बड़ाई करी तो वो कह रहा है यार इतनी अच्छे तो मैंने कभी, मतलब ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा इतनी बड़ाई तुमने कर दी। यानी कि जिसने वीडियो बताई उससे ज़्यादा बड़ाई वो कर रहे हैं जिन्होंने पहली बार देखी। वाह यार कितना मज़ा आता है वीडियो देख के, कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है। तो ये होता है एक तरीके से, सामने वाले ने खुद जिसने बताई उसको इतनी समझ में नहीं आती, सामने वाले ने कुछ ज़्यादा बता दी, ठीक है। तो कह रहा है कि एग्जेजरेट नहीं कर दी चीज़ें। तो कुछ इस तरीके से भी शब्द आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जिजरेट से आगे जब चीज़ें बढ़ती है, कोई उसकी माने ना, तो यहाँ पर स्क्रुएलिटी हो जाती है, गाली गलौज पे उतर गए, ठीक है। तो स्क्रुएलिटी मतलब एक तरीके से खूंखार होना, सामने वाले को सुना देना, एक एट्रोसिटी भी हो जाती है कई बार, सामने वाले के साथ में लड़ बिगड़ना, तो वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी गलत चीज़ें होती है। इसी के साथ में यहाँ पर ये एनिमेड वर्जन, यानी कि निंदा करना, चीज़ों की आलोचना करना। एक सामने वाले को कितनी भी बेहतर चीज़ें दे लो, बस भाई साहब उसको निंदा करनी है। यानी कि वो नहीं कहते कि खाने वाले मुर्गा जान से चला गया और खाने वाले का मज़ा नहीं आया, वो वाली बात है। यानी कि पूरी वीडियो बनाओ शानदार तरीके से, और कोई आके बोल के चला जाए अरे क्या बना रखा है ये, मतलब उसके पीछे जो 5-6 घंटे की मेहनत लगी है बाकायदा उसको रिकॉर्ड पीपीटी बनाने में, और सारी चीज़ें क्वेश्चन फ्रेम करने में, एक एक पॉइंट को लिखने में, उनको पॉइंट्स को बनाने में। ये पीपीटी भी अगर एक अकेले बनाने बैठोगे ना, 10 से 15 मिनट आप लोगों को लग जाएगी। सारे सेंटेंस, ये शब्द लिखना, फिर इनका हिंदी में लिखना, ऊपर ये सारी चीज़ें, ये इनके मीनिंग लिखना, फिर हिंदी में उसको कन्वर्ट करना, इधर एंटोनिम सिनोनिम्स लिखना, ये पूरा फ्रेमवर्क बनाने में। सामने वाला कह रहा है यार क्या है ये, कुछ भी मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब वही बात होगी, समझ जाओ आप लोग यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये है बेसिकली डिस्कॉर्डेंट। ये होता है प्रतिकूल, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इसको असहमत होना, किसी के साथ में सहमत ना होना। सारे के सारे शब्द आज नेगेटिव लग रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये कई बार आप लोगों को यूज़ होते हुए नजर आएंगे, तो इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारे आंसर दिए गए यहाँ पर, बेसिकली आप लोग देखते हैं, और डिटेल में इनके द्वारा अपना शेड्यूल भी लिखा गया है, और अब काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें इनके द्वारा एक्सप्लेन भी की गई। जैसे मैंने आप लोगों से प्रणब मुखर्जी जी के बारे में पूछा था, और जो भी क्वेश्चन के जो भी आंसर आप लोग देते हो ना, उनको लास्ट वीडियो में मैं पिन भी कर देता हूँ सारे आंसर, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है सारे आंसर लिखना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लास्ट डे की वीडियो जरूर देखेगा। तो प्रणब मुखर्जी जी के बारे में पूछा था, पद्म विभूषण 2008 में, और इनको भारत रत्न जो है वो 2019 में मिला था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। कुछ बेसिक चीज़ें भी मैंने बताई थी। 13th प्रेसिडेंट रहे 2012 से लेके 2017 तक का, और बाकी जो कांग्रेस पार्टी से कनेक्टेड थे यहाँ पर। तो ये कुछ बातें हैं, इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ठीक है। कैसा लगा आज का डिस्कशन, दिल से बताना। 5 मिनट बैठ के एक बार पूरा रिव्यू करना लेक्चर को, कि क्या क्या आप लोगों ने सीखा। इससे आप लोग समझ पाओगे चीज़ों को, कि जो जो चीज़ें आप लोगों ने सीखी है वो कितनी आप लोग अपने साथ में लेकर जा रहे हो, और कितनी सारी चीज़ें आप लोग दूसरों तक भी शेयर कर सकते हो। खासकर अवेयरनेस की चीज़ें जरूर शेयर करा करो, ठीक है। और यार देखो, फिर से वही बोलूँगा, ज़िंदगी आपकी है, सुधारनी भी आपको ही है, कोई और नहीं आएगा। लोग जो हैं आपके बुरे पर हंसने जरूर आ जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से कमर कस के लगे, और 2023 को प्रोडक्टिव बनाना है कि नहीं। तो हाउस द जोश, ठंडा तो नहीं पड़ गया है। तो पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, ये लिंक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नोटिफिकेशन भी नहीं आता है, तो भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, और इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करिए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बता दिया करो मेरे दोस्त, नहीं तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बाकी यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं, और यहाँ पर भी कनेक्ट रहिए, ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर सको। और मॉर्निंग में उठ के चीज़ों को करना, ये आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन लेकर आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो सही तरीके से अपने टाइम टेबल को फॉलो करिए, ओके। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से दिन को एंजॉय करो, और बताना जरूर कि कल का दिन कैसा रहा, और आज का कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, ओके।